आवाज है, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है, गुड। चलो, तो अच्छी बात है कि पहले रिवाइज ही करते हैं, ठीक है। टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम है पहले सॉर्ट आउट हो जाती है ये, ठीक है। ओके, आई नहीं है नहीं आज, ठीक। चलो, तो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था वो हमने देख लिया, ठीक है। आरएक्स जो था वो हमने कल समझ लिया था, ठीक है। कोल्ड वर्किंग जिसे हम बोल देते हैं कोल्ड वर्किंग, एंड एक था हमारा हॉट वर्किंग, है ना। तो कोल्ड वर्किंग जो था वो आरएक्स से कम पर होता है, बिलो आरएक्स, ठीक है। हॉट वर्किंग क्या होता है, अबव आरएक्स, ठीक है। ये हमने कल समझ लिया था इतना, ठीक है। अभी मैं वर्किंग ना लेके अब क्या लेके चल रहा हूं, एक प्रोसेस। कल समझा भले से हमने रोलिंग से था, बट रोलिंग को नहीं समझा था, ठीक है। तो मैं ये सोच के चल रहा था कि रोलिंग आपको थोड़ा बहुत आता है और वैसे आप प्रोसेस को लेके चल रहे हो, वो बेसिकली वर्किंग था, ठीक है। वो वर्किंग में कौन सा, रोलिंग था। आज हमने वही पार्ट पढ़ना है जो रोलिंग एज ए प्रोसेस, रोलिंग एज ए प्रोसेस। तो रोलिंग बेसिकली क्या होता है, बताओ, सोच के बताओ। कल मैंने थोड़ा बहुत समझा भी दिया था। तो रोलिंग क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल हमने रोलिंग का ही लिया। अगर मैं आपसे एक्सट्रूजन पूछूं तो हाँ ठीक है, एक्सट्रूजन के बारे में मैंने कुछ कल बताया नहीं था, बट रोलिंग के बारे में तो बता दिया। रोलिंग बेसिकली क्या कर रहा है, ये दो रोलर लगे हुए हैं आपके पास, ये पेरेंट मटेरियल है, मतलब जो कि डिफॉर्म नहीं है अभी, मान लीजिए ये है, ठीक है। और इसको आप पास करा रहे हो इन रोलर्स की हेल्प से। कैसे इन्हें मूव कराओगे भाई, चलो पहले मूव भी कराना छोड़ो, ठीक है। अभी क्या करो, इसको इसके पास लेके आओ, ठीक है। इसको इसके पास लेके आओ, तो पहुंचाओ भाई इसे, ठीक है। इसे पहुंचाएं ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक है। इसे उठाओ और इसे आगे लेके जाओ, पहुंच गए यहाँ पर। टच हुआ, कहाँ टच हो रहा है, अपने एंड से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एंड कैसे बनाने होंगे, एंड कैसे बनाने होंगे जहां से टच हो रहा है, इंक्लाइंड, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप रोलिंग करते हो हमेशा कैसे रखते हो, जो एंड्स होते हैं वो थोड़े से इंक्लाइंड इन प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है, जिससे कि वो इसके अंदर इजीली मूव कर सके, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये चीज मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, ये चीज आप पहली बार बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो हमेशा क्या बनेगा, ऐसे ही, ठीक। चलो, अभी क्या हुआ, इसको आपने क्या किया, इसको इससे टच कराया। अब थोड़ा सा ये जो सर्किल है, सर्किल को थोड़ा इधर पहुंचा दो, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अभी क्या हुआ कि आपने इस चीज को बना दिया था ऐसा, ऐसा है ना। तो ये इसके अंदर आप जाना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे जाएगा तो कैसे जाएगा, आप क्या पीछे से इस पर प्रेशर ही लगाते जा रहे हो, प्रेशर आप थोड़ी लगा रहे हो। प्रेशर तो बस स्टार्टिंग में आपकी जो प्लेट्स थी, समझ रहे हो, स्टार्टिंग में जो ये प्लेट्स थी ये किसके ऊपर होती हैं, रोलर्स के ऊपर। रोलर्स चल रहे हैं, प्लेट आगे मूव कर रही है, रोलर्स चल रहे हैं, प्लेट आगे मूव कर रही है। साथ ही यहाँ पर ये जो रोलर्स अब जाएंगे, यहाँ से जो प्लेट बन के आएगी वहां पर भी क्या लगे हुए हैं, रोलर्स। उनके ऊपर ये प्लेट क्या करेगी, मूव करके आगे चली जाएगी, ठीक है। अभी वीडियो दिखा दूंगा, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, स्टार्टिंग में फोर्स देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, चाहे हम दोनों साइड से रोलर से दें चाहे कैसे भी दें, फोर्स थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा जिससे कि ये इसके अंदर फंस जाए। फंसने के बाद इसका काम कैसे, ये जो वेलोसिटी है, कौन सी वाली वेलोसिटी, ये जो रोलर है यहाँ पर, ये रोलर ऐसे घूमेगा, घूम रहा है ऐसे, ठीक है। ये वाला रोलर भी सेम टाइम पर बिल्कुल वैसे ही घूम रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ। अगर इन दोनों की वेलोसिटी अलग होगी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, रोलर्स की वेलोसिटी, जिन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, वी आर। ये क्या है, रोलर वेलोसिटी, रिलेटिव नहीं, रोलर वेलोसिटी। तो रोलर वेलोसिटी जो है वो हमारी दोनों क्या होंगी, सेम। सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि अभी और भी वेलोसिटी आएंगी तो उनमें आगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए अभी वी आर को समझो कि ये है सेम, सेम वेलोसिटी है। तो क्या होगा कि ये मटेरियल हमारा कैसे जाना शुरू कर देगा, कैसे जाना शुरू कर देगा, ये जाना शुरू कर देगा कुछ ऐसे, समझ में आ रहा है, ये जाना कर दिया शुरू कुछ ऐसे, ठीक है। ये चीज ये जा रही है ऐसे, ठीक, ठीक है। आगे रोलर्स होंगे, ये उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। अगर बहुत बड़ा सा ब्लूम है तो पीछे से आता रहेगा और ये प्लेट बनता हुआ निकलता रहेगा। कल देखा था वीडियो में, ठीक है, जब हमने टेस्ट देखा था उस पर कि हाँ अगर प्लेट पर ग्रेन्स देखनी है तो उसमें दिखाया था ना कि छोटे छोटे छोटा पार्ट वो आगे की तरफ निकल रहा था, ठीक है, एल्यूमिनियम वाला जो पार्ट था, ठीक है। अभी क्या करना है, ग्रेन्स की कहानी तो आपको समझ में आ गई कल, ठीक है। ग्रेन्स कैसी होंगी इसमें, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड होंगी। कल ये वाली बात हमने कर ली थी कि यहाँ पर नॉर्मल ग्रेन्स हैं वो कैसी हो गई, यहाँ पर इलोंगेटेड। ये कौन सी वाली वर्किंग है, अभी हम कौन सी वाली वर्किंग को बात कर रहे हैं, कोल्ड वर्किंग में कोल्ड रोलिंग, ठीक है। कोल्ड वर्किंग में कोल्ड रोलिंग की बात हो रही है,
ठीक है, कल भी एग्जाम्पल मैंने कोल्ड वर्किंग में कोल्ड रोलिंग का लिया था, इसीलिए ज्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अभी चलो आगे चलें। अब ध्यान से समझना इस चीज को। क्या यहाँ पर जब ये चीज ऐसे जा रही है, तो अब यार ऑब्वियस है कि हम डिजाइन पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट हैं, तो अब हम किस चीज को समझेंगे, किस चीज को समझेंगे, कौन सा फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। बताइए कौन से फोर्स के अंडर ये डिफॉर्म हो रहे हैं, कौन से फोर्स के अंडर रोलिंग में डिफॉर्मेशन होता है इस मटेरियल का। कंप्रेशन, और कुछ, फ्रिक्शन, ओके, और कुछ, थोड़ा सही जा रहे हो, शेयर, और कंप्रेशन, फ्रिक्शन, शेयर, और कुछ, टेंशन, टेंशन, टेंशन भी तो, क्यों ऐसे हो रहा है ना, खिंच रहा है ना, खिंच रहा है, वायर फॉर्म में जा रहा है, वायर फॉर्म में जा रहा है, जल्दी बोलो, वायर फॉर्म में जा रहा है, टेंशन आना चाहिए, टेंशन आना चाहिए, सोचो 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 सोचो, टेंशन आना चाहिए, आना चाहिए ना। ठीक है, गलत सोचवाना भी ना टीचर का बड़ा अच्छा काम होता है, जैसे बोल दिया बस तुरंत सोचना शुरू भी कर देते हो। ठीक है, इमेजिनेशन यार कहीं कुछ भी करवा देती है ना। चलो, तो अभी एक चीज ध्यान से समझना, एक थी हमारे पास, एक प्रॉपर्टी थी, याद करो जरा सोम को, एक प्रॉपर्टी थी डक्टिलिटी, याद है, और एक प्रॉपर्टी थी मैलिएबिलिटी। बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी, उसके बाद डिफरेंस पूछूंगा। एक्सटेंशन, ओके, और कुछ, मुझे वर्डिंग चाहिए थोड़ा सा और अच्छे से स्पेसिफिक। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, और कुछ, और कुछ, और कुछ, सोचो दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, दोनों के लिए कंपलसरी क्या है, मटेरियल कैसा होना चाहिए दोनों के लिए, दोनों, यही तो गलती कर देते हो आप, दोनों के लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए। डक्टिलिटी इज ए डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, बट क्या है वो क्या है, वो एक प्रॉपर्टी का सब पार्ट। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, आपने बोल दिया किसी ने तो, प्लास्टिसिटी। मटेरियल में अगर प्लास्टिसिटी नहीं है तो डक्टिलिटी नहीं है और मैलेबिलिटी नहीं है। प्लास्टिसिटी होना मतलब अपने आप को रिगेन ना करना, सो में हमने पढ़ा था, अगर बॉडी अपने आप को रिगेन कर रही है दैट इज द इलास्टिसिटी। उससे आप ये नहीं बता सकते मटेरियल डक्टाइल है या मटेरियल मैलिएबल है, उससे नहीं बताते हैं। उससे क्या बताते हैं, उससे कि मटेरियल हमारा इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक। ठीक है, जब हमारी रिगेन करने की वापस की प्रॉपर्टी दिख रही है, रिगेनिंग प्रॉपर्टी दिख रही है, तो वो मटेरियल मेरा क्या है, इलास्टिक। बट अगर वो अपने आप को इस पोजीशन में जाके आफ्टर डिफॉर्मेशन, इस पोजीशन में जाके आफ्टर डिफॉर्मेशन, इस पोजीशन में जाके वो खुश है, वो स्टेबल है, वो कह रहा है मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो ये क्या है, उसकी प्लास्टिसिटी। अब मटेरियल ये जो प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से डिफॉर्म कर रहे थे। आप अगर उसको टेंशन में लेके जाके, टेंशन मतलब फोर्स ऐसे लगा के उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या है, डक्टाइल है। डक्टिलिटी को सिर्फ प्लास्टिसिटी में सोचा करो। हाँ, प्लास्टिसिटी का वो सब पार्ट है, 100% सही है। ठीक है, आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं कर रहा। बट जब मैलिएबिलिटी की कहानी आ जाती है ना, तो डक्टिलिटी एक अलग चीज हो जाती है, मैलिएबिलिटी एक अलग चीज हो जाती है, बट दोनों ही सब पार्ट हैं किसके, प्लास्टिसिटी के। तो डक्टिलिटी मटेरियल में है तो जरूरी नहीं है कि वो मैलिएबल भी हो, जरूरी नहीं है कि वो मैलिएबल भी हो। जो जनरली हमारे सारे मटेरियल जितने हम पढ़ते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं और मैलिएबल भी होते हैं। स्टील क्या है, डक्टाइल भी है, मैलिएबल भी है, और अच्छा है, डक्टाइल भी अच्छा है, मैलिएबल भी अच्छा है, तो हमें टेंशन नहीं होती इन चीज़ों में, इसलिए हमें हमेशा सेम लगते हैं। बट ये सेम नहीं है। डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, जो प्लास्टिसिटी में वायर फॉर्मेशन करे, मतलब ये चीज हमेशा किस में होगी, टेंशन में। आप एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाओगे, टेंशन वाला, तब जाके वो चीज क्या होगी, वायर फॉर्मेशन में जाएगी। बट अगर आप जो फोर्स है वो कैसा लगाओ, कंप्रेशन। अब यार एक चीज और बता दो भैया, क्योंकि आप अगर जिन्होंने सोम नहीं पढ़ी है उनमें ये कंफ्यूजन बहुत रहता है। फोर्स ऐसे लगा दिया, यहां पर कंप्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां पर कंप्रेशन आ रहा है, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, वायर फॉर्मेशन में से लेके जा रहे हो, कंप्रेशन आ रहा है। सोम कितनों ने मेरी वाली पढ़ी है या मेरे से पढ़ी है ना। अगर मेरे से पढ़ी है तो एक बात बता दो यार, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है टेंसाइल, तो यहाँ पर कंप्रेशन होता है, कंप्रेस नहीं, वर्डिंग कंप्रेशन नहीं होती। आप सही आंसर तो सही दे दिया, रीअरेंजमेंट बहुत सही आंसर दे दिया, बट इसका कंप्रेशन वर्ड नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन में होती है स्ट्रेसेस, कॉन्ट्रैक्शन में होती है सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन चेंज। ये दो इंग्लिश वर्ड है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ये कंप्रेशन तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन तो रीअरेंजमेंट से भी हो रहा है। डायमेंशन चेंज होना क्या है? कॉन्ट्रैक्शन अगर वो दब रही है। डायमेंशन को इंक्रीज करना एक्सटेंशन। यहाँ आप इसे क्या बोलोगे? एक्सटेंशन। बट ये एक्सटेंशन के साथ में क्या है? टेंशन भी। एक्सटेंशन के साथ में क्या है? ये टेंशन भी, क्योंकि फोर्स लग रहा है इसमें। जबकि इधर क्या हो रहा है? इधर हो रहा है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। चलो कम से कम अच्छा लगा, आपने सबने आंसर रीअरेंजमेंट वाला दे दिया था। चलो वो तो वर्डिंग थी, वर्डिंग में हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या है? ये एक्सटर्नली आप ऐसे कंप्रेस नहीं कर रहे हो, ये खुद में खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू, अभी ये चीज भी याद है तो अच्छे से बता दो यार, रीअरेंजमेंट वाली कौन सी प्रॉपर्टी हुआ करती थी? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या होता था? पॉइजन्स रेशियो। मतलब काफी टाइम पुराना भी याद रह जाता है, अच्छी बात है। तो पॉइजन्स रेशियो ये बताती थी कि कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वायर फॉर्मेशन में ये डक्टाइल चीज हमारी क्या कर रही है? ये पॉइजन्स रेशियो जैसे है उसके हिसाब से डिक्रीज हो रही है। अगर पॉइजन्स रेशियो इसका 0 है तो मतलब ही नहीं है इसका ये रिड्यूस हो, ठीक है। कॉर्क जो रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है। अभी यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? ये जो है रोलिंग प्रोसेस, अगर इसमें हम टेंशन देंगे और मान लीजिए इसका म्यू क्या है? मान लीजिए इसका म्यू क्या है? 0, तो कहां से हो जाएगा इसका प्लेट फॉर्मेशन? सोच रहे हो कहां से ये दब जाएगा? जो आप चाह रहे हो वो कुछ मिलेगा इसका? नहीं। तो इसमें हमने क्या किया? हमें क्या चाहिए? प्लेट फॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए? प्लेट फॉर्मेशन। तो हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी पर जाएंगे? मैलेबिलिटी। आपको याद होगा जब मैंने इलास्टिक प्रॉपर्टी समझाई थी सोम के अंदर, तो मैलेबिलिटी क्या थी? जो कि शीट फॉर्मेशन करती है, जो कि शीट फॉर्मेशन करती है। और अब इसमें हमें क्या करना होगा? अब हमें सिर्फ क्या करना होगा? कंप्रेस करते हुए जाना होगा। अब कंप्रेस करने का क्या होता है? कंप्रेस आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। ये मान लीजिए मटेरियल है आपके पास, आप इसे कंप्रेस ऐसे कर रहे हो। ये जो परपेंडिकुलर वाला कंप्रेशन होता है ना, इसे बोलते हैं फोर्जिंग। ये पढ़ेंगे हम फोर्जिंग में। क्या कर रहे हैं? इसे सीधा ऐसे रखा है, डाई है, ऊपर से डाई लेके आ रहे हैं, ये कंप्रेशन। ऐसा नहीं कि इससे प्लेट नहीं बन रही, बिल्कुल प्लेट बन रही है, ठीक है। बट वो जो प्लेट है वो कौन सी वाली प्लेट बन रही है? फोर्जिंग वाली। बात समझ में आ रही है? ये है फोर्जिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, बिल्कुल होता है, इसका नाम भी होता है फोर्जिंग। बट हमें अगर फोर्जिंग नहीं करवाना, हमें क्या करना है? हमें एक, हमारे पास ऐसे वो नहीं है क्या? क्या फोर्जिंग के क्या ड्रॉबैक है? क्यों हमें रोलिंग लेना पड़ा? फोर्जिंग की ड्रॉबैक क्या है? फोर्जिंग की ड्रॉबैक ये है कि आपके पास जो स्पेसिमेन है सिर्फ ये रहा। समझो जरा इस चीज को, आपके पास स्पेसिमेन ये रहा, आपने क्या करना है? प्लेट बनानी थी इतनी बड़ी, है ना, और आपके पास स्पेसिमेन है फिलहाल ये, तो यही सिर्फ स्पेसिमेन फोर्जिंग में काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि डाई ये रही नीचे वाली, ऊपर वाली ये हैमर लेके आ गए ऐसे करके, आपने क्या किया? इसे दबाया, कितना मैक्सिमम जाएगा? अपने इस वॉल्यूम के हिसाब से मैक्सिमम चला गया, मान लीजिए इतना, ठीक है, बस इतना। आपको चाहिए था बहुत लंबा, मान लीजिए ब्लूम बनाना था, ठीक है, मान लीजिए ब्लूम बनाना, कल देखा था ना कैसे जा रहा था, मान लीजिए ब्लूम बनाना था, तो उसके लिए क्या करोगे? कितनी बड़ी डाई लोगे रे? बहुत लेंदी ब्लूम बनाने के लिए कितनी बड़ी डाई लोगे कि उसके ऊपर वो रखो इनगोट, और इनगोट को फिर दबाओ, फिर वो ब्लूम बने। सोच रहे हो? तो इतना बड़ा डाई थोड़ी लेंगे। तो क्या करेंगे? जहां हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, समझ रहे हो ना थोड़ा, कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कास्टिंग भी कॉन्टिन्यूअस समझाई थी थोड़ी सी, अगर हमें कॉन्टिन्यूअस लेंथ निकालते जानी है तो वहां पर आपका फोर्जिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। प्लेट फॉर्मेशन में वहां पर कौन सा काम करेगा? रोलिंग। तो इसलिए आपको एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना पड़ा, किसकी हेल्प से? कंप्रेशन की हेल्प से। समझ रहे हो ना मैं क्यों कहना हूं, क्यों कह रहा हूं कंप्रेशन? क्योंकि हमें मैलेबिलिटी के साथ में प्लेट बनानी थी, हमें उसकी थिकनेस को कम करना था। तो थिकनेस कम करने के लिए आप उसे क्या खींचोगे? सोचो जरा, अगर खींचोगे, म्यू उसका है बहुत कम, कहां तक खींचोगे? हमें तो शीट बनानी है, हमें उसकी थिकनेस कम करनी है, हमें प्लेट बनाने की कोशिश करनी है। हमें लेंथ से मतलब नहीं है, हमें क्या करनी है? प्लेट बनाने की कोशिश करनी है। लेंथ तो हमारी बहुत लंबी, ठीक है। तो उस सेंस में हमने क्या करना है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हम उसे दबाते भी जाएं और वो आगे बढ़ता भी जाए, बढ़ता भी जाए। तो ये अरेंजमेंट किसमें आया? तुरंत माइंड में यही आएगा, कैसा अरेंजमेंट? ऐसा अरेंजमेंट। तुरंत माइंड में आएगा या नहीं? सोचो जरा, ठीक है। तो रोलिंग क्या कर रहा है? रोलिंग हमारा इस बड़े से इनगोट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लूम में या प्लेट्स में। बात ठीक है। कल आपने पढ़ा भी होगा कि ये क्यों, कौन सी है? हॉट रोलिंग है। क्यों? क्योंकि ब्लूम्स क्या होते हैं? बहुत बड़े साइज में, ठीक है। यहाँ की हमें सरफेस फिनिश की जरूरत है? यहाँ हमें सरफेस फिनिश की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन उनका ब्लूम का भी कुछ और बनाना है, ठीक है। हमें सरफेस फिनिश कहाँ चाहिए? जब हम प्लेट बना रहे हो, जब हम स्ट्रिप बना रहे हो, तब हमें क्या चाहिए? सरफेस फिनिश। तो तब करेंगे क्या? कोल्ड वर्किंग। और उस टाइम पर हमारे जो एपरेटस है उन पर ज्यादा फोर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से ही वो पतले हैं। जबकि इस पर अगर कोल्ड वर्किंग करने लग गए
समझ रहे हो? अगर बड़े से इनगोट पर कोल्ड वर्किंग करने लग गए तो आपके ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा फोर्स झेलेंगे फिर। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी मैं भले से कोल्ड वर्किंग का या हॉट वर्किंग जिसका भी चाहो उसका एग्जांपल लेके चल लो, इसमें मुझे कोई अब दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ग्रेन्स के बारे में बातें नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तो सिर्फ वर्किंग के बारे में, इसके रोलिंग के बारे में समझा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसको ऐसे वेलोसिटी दूं, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो स्टार्टिंग में चला था, क्या चला था स्टार्टिंग में, ये वाला पार्ट, ये जब इस पर टकराया, तो अब जरा इसको समझना, इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में समझना। जब ये इसके ऊपर टकराया तो आपके पास जो एटम्स, मतलब जो ग्रेन्स होती हैं, या एक पॉइंट जो होता है सोम में, जैसे मैं आपको बताता हूँ पॉइंट, तो सोम में पॉइंट क्या होता है हमेशा ऐसे, कम से कम 2 लेयर, है ना, याद है? सोम में हमारे पास पॉइंट, अगर कुछ भी मैंने यहाँ ऐसे लगा देना कि ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है, ये इतना बड़ा है आपके माइंड में हमेशा। तो इसके बारे में जरा सोचिएगा, तो इस पर क्या लग रही है, इस पर लग रही है एक ऐसे फोर्स, है ना, इस पर एक ऐसे फोर्स लगी, इधर से भी क्या है, एक ऐसे फोर्स, बस यहां जैसे ये फोर्स लगी ना। अब जरा सोचो कि इस फोर्स के लिए ये जो प्लेन माना जाएगा, यार ये चीज तो तभी समझ में आएगी जब आप सोम पढ़े हुए होंगे, ठीक है, और खासकर मेरे से। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये जो है, ये आपके पास पॉइंट कैसा मानोगे आप, ऐसा। अगर आपको वो चैप्टर याद है ना, चैप्टर 2 में जब मैंने आपको समझाया था कि प्लेन काटो, है ना, तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज यहाँ पर ऐसे कंप्रेशन दिखाएगी, ये वाली चीज यहाँ पर ऐसे कंप्रेशन दिखाएगी, लगा रही है। ऑब्वियस है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लगाओगे ना, इस वजह से ये वाला एलिमेंट किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर भी कंप्रेशन, यहाँ पर भी कंप्रेशन आएगा भाई। ऐसे ऐसे तो भागना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आपको पकड़ना तो पड़ेगा, अंदर जब लेके जाना है तो पकड़ना तो पड़ेगा। एक बार इसने खुद ने पकड़ लिया तो फिर टेंशन खत्म। ठीक है, क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी से इसे आगे भी लेके जाएगी। अभी वाली स्ट्रेस में समझाने वाला हूँ। ठीक है, उसका भी आंसर आपने दे दिया था, बढ़िया। पहले उसका आंसर निकाल रहा हूँ जो कंप्रेशन वाला आंसर दिया था। तो ये चीज आपको दिख रही है कि एक ही एलिमेंट पर 2, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर मेरे से पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि ये अगर 2 स्ट्रेसेस आ गई हैं तो ये किस में है, बाई एक्सियल। ये बाई एक्सियल है, यूनी एक्सियल तो नहीं है। तो बाई एक्सियल कौन सी वाली स्टेट है, कंप्रेशन वाली। बाई एक्सियल कंप्रेशन दिख रहा है, सबसे पहले ये चीज तो आएगी ही, है ना, सबसे पहले ये चीज आएगी। अभी मैंने क्या इसे वेलोसिटी दी, अभी नहीं दी। अभी मैंने सिर्फ क्या बोला आपसे कि अंदर की तरफ इसे मैं भेज रहा हूँ, है ना। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर जब टच होंगी तो क्या करेंगे, इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जो ये टच हो रहा है यहाँ पर, ये वाला ये टच हो रहा है, ये वाला ये टच हो रहा है, लगाएंगे फोर्स। तो उसमें एलिमेंट आपको कैसा दिखेगा, सब जगह का ऐसा होता हुआ। ये तो सिर्फ मैंने यहाँ का दिखाया जिससे आपको फील हो रहा है, नहीं तो हर एक एलिमेंट इसी चीज में जा रहा है। बात क्लियर है? तो ये क्या है, मेरी बाई एक्सियल कंप्रेशन स्टेट इन द रोलिंग। नेक्स्ट, बिना वेलोसिटी के क्या आप इसे रिड्यूस कर दोगे? सोचो, ऐसे दबाते रहो इसे, ऐसे दबाते रहो। सोचो जरा, रोलर को पकड़ो और ऐसे दबाना शुरू कर दो। ऐसे क्या मतलब, ये क्या आगे जा रही है? फिर तो मतलब ही नहीं है। तो अब जो आपने दिया वो दिया वेलोसिटी। जैसे आपने वेलोसिटी, तो ये किसकी वजह से आगे जा रही है? क्योंकि अब हो गया मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। क्या हो गया? मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। कहां पर? ये वाला। ये शुरुआत में जब स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग से लेके चलता हूं, रुको। हाँ देखो, सबसे पहले क्या है, ये मैंने बना तो पूरा दिया यार, बट समझाने के लिए बनाना पड़ा मुझे। बट स्टेप बाय स्टेप समझो। अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं मान लो, है ना। तो अभी थोड़ा और अंदर जाना है। अंदर कैसे जाओगे? जब ये इससे कनेक्ट हो गया तो फ्रिक्शन आ गया या नहीं इन दोनों के बीच में? कनेक्ट हो गया तो फ्रिक्शन आ गया इन दोनों के बीच में। और साथ ही क्या कर रहे हो आप? ऐसे वेलोसिटी लगा रहे हो। नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा इस पे, बिल्कुल आ रहा होगा। नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। वही नॉर्मल फोर्स यहाँ पर क्या कहलाएगा? इन दी सॉलिड। यहाँ उसका वर्डिंग, उसका नाम हम ले लेते हैं क्या? प्रेशर। कि हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे आप एमडी में पढ़ते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो प्रेशर लगा रहे हैं उस पर, ऐसा हम बोलते हैं ना। ठीक है, प्रेशर। जैसे कि ये है, इस पर ऐसे अगर लगा रहे हैं तो ये क्या है? यूनिफॉर्म प्रेशर। ठीक है, तो एक साथ हम सारा फोर्स उस पर क्या कर रहे हैं? एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या सोचेंगे कि ये जो इसकी नॉर्मल फोर्सेस हैं, जो नॉर्मल फोर्सेस बन रही हैं, और आपको याद होगा फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होता है? मैंने ये चीज बता रखी है आपको। फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होता है? बोलो, फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप, आपको बताया था, मैकेनिक्स वाले को बताया था। फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होता है? अच्छा, तो मैकेनिक्स को बताया फिर। फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होता है भाई? जब हमेशा नॉर्मल फोर्स हो। इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन है, अगर नॉर्मल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। वेलोसिटी मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, जब हमारा नॉर्मल फोर्स है तभी फ्रिक्शन होगा। अगर नॉर्मल फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स कहां से आता है? नॉर्मल फोर्स आता है कॉन्टैक्ट से। अगर कॉन्टैक्ट ही हमारा इस तरह से नहीं है कि जो ये एलिमेंट है वो इसके अंदर घुसे हुए नहीं है, तो कभी भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। वेलोसिटी आप सोचो जरा, वेलोसिटी सोचो जरा, ऐसे ऐसे करके तेज तेज वेलोसिटी लेके जाओ, कॉन्टैक्ट हमारा छूटता जा रहा है ना। तो ये चीज तो हमेशा क्या होगा, अगर नॉर्मल फोर्स है, अगर नॉर्मल फोर्स है
तभी ये आपका फ्रिक्शन फोर्स देगा। तो नॉर्मल फोर्स देने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर, फील हो रहा है। नॉर्मल फोर्स कौन से वाले हैं मेरे, कंप्रेसिव फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन से है मेरे, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो अभी मैं आगे समझाऊंगा, जब टॉर्क और प्रेशर बताऊंगा तब मैं उनको समझाऊंगा अभी अच्छे से कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। अभी उस कहानी में नहीं लेके जा रहा, नहीं तो हर चीज ना बहुत होच पोच हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्या लेके चल रहे हैं, इसकी बस वर्किंग कि कैसे आगे जा रहा है। ठीक है, टॉर्क वगैरह वो आगे लेके चलेंगे। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शन डेवलप हो गया, क्योंकि नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स ही तो है एक तरह का, तो क्योंकि नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस वजह से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो गया। और फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, रोलर को अपनी तरफ से एक टोर्जन, एक मतलब क्या दे रहे हो, पावर दे रहे हो उसे घुमाने के लिए। रोलर खुद थोड़ी घूम रहे हैं, रोलर को आप घुमा रहे हो। ठीक है, रोलर को जो पावर दे रहे हो ना वो आप दे रहे हो, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि ये जब ऐसे घूम रहा है क्योंकि इससे अटैच्ड है, समझ रहे हो कि ये चीज है, ये वाली चीज किसकी है, इसकी है, ये चीज ऐसे है और ये किसकी है, रोलर की है। तो रोलर को आप घुमा रहे हो, आपने इसको घुमाया, समझ रहे हो, आपने इसको घुमाया ऐसे। ठीक है, ऐसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स आ चुकी थी तो इनमें फ्रिक्शन आ चुका है। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये भी तो ऐसे जाएगा। बस ये चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये जो पार्ट है ये मेरा ये वाला राइट हैंड है, ये जो है ये लेफ्ट हैंड है। अब जरा सोचो, थोड़ा फील हो रहा है कि जब ये चीज घुमाओगे आप तभी तो ये ऐसे जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगी ऐसे फोर्स, और ये जो फोर्स है ये क्या कहलाएगी, फ्रिक्शन फोर्स। और इस फ्रिक्शन फोर्स को अगर आप देखोगे तो ये इस एलिमेंट के लिए कैसी है भाई, अगर मैं एक यहाँ पर ग्रीन एलिमेंट ले लूं ऐसे करके, ऐसे, तो ये जो एलिमेंट है इसके लिए ये फ्रिक्शन फोर्स कैसी काम कर रही है, थोड़ा फील करो और सोचो। ऐसे काम कर रही है, मतलब शेयर। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो सॉरी शेयर स्ट्रेस। ये शेयर फोर्स आ गया तो शेयर फोर्स आएगा तो इस बॉडी में शेयर स्ट्रेस आएगी। तो शेयर स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स एंड शेयर फोर्स, ये दो चीजें रोलिंग में काम करती है। ये हमारी मैंडेटरी होती है, अगर ये नहीं है तो आपका रोलिंग नहीं होगा। रोलिंग के लिए मैंडेटरी क्या, टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप खींचना चाहो तो खींच लो, क्या किसने मना किया, इसे पकड़ के खींचते रहो और फायदा होगा आपको, और कम फोर्स लगाना पड़ेगा इनमें। ठीक है, वो चीजें क्या है, वो एक्स्ट्रा है। अगर आपको बहुत ज्यादा ये फंस रहा है तो खींच लो, इससे क्या दिक्कत आ रही है, फोर्स आप यहां से लगाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, उस चीज में क्या है, आप उस चीज में टेंशन भी फील करोगे इसमें, है ना, क्योंकि ये इधर फंस रहा है, ये इधर फंस रहा है, आपने इधर से खींचना शुरू कर दिया तो क्या फील होगा, टेंशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज क्या है, वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी हमारे लिए क्या है, एक तो फ्रिक्शन लगाना, क्योंकि अगर ये काम नहीं करोगे तो ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो खत्म हो गया, फिर तो इससे अच्छा फोर्जिंग था, सीधा कंप्रेस कर देते, खत्म। ठीक है, तो फोर्जिंग करने के लिए आपको ये चीज लगाने की जरूरत नहीं है, फिर फोर्जिंग में सीधा डाई का काम करती है। तो आपने जब ये वाला काम किया तो इससे आया शेयर, एंड शेयर के साथ में बाई एक्सियल कंप्रेशन। और अगर एक फ्रिक्शन फोर्स मिला यहाँ पर तो ऑब्वियस है कि वो एलिमेंट क्या क्या लेके चल रहा होगा, एक ये वाला फ्रिक्शन फोर्स, मतलब एक ये फोर्स, और एक साथ में कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत बढ़िया यार, ठीक है, बस ये चीजें हैं, यही आपकी रोलिंग में यूज होती हैं। फील समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो इस वर्डिंग को पढ़ते हैं। कल हमने आधी चीजें पढ़ भी ली थी, समझ भी ली थी। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड मेटल बाय पासिंग इट बिटवीन रोल्स, दिस इज द रोलिंग। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड, हाई प्रोडक्शन एंड क्लोज टॉलरेंसेस। ठीक है, रोलिंग में यूज होती हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द रोल्स एंड द मेटल सरफेस प्रोड्यूसेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, हॉट वर्किंग हम यूज करते हैं जब तक कि कोल्ड वर्किंग ना दी हो, जैसे इनगोट वगैरह के लिए हम हॉट वर्किंग यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, मेटल विल अंडरगो बाई एक्सियल कंप्रेशन एंड शेयर। ठीक है, बाई एक्सियल कंप्रेशन एंड शेयर, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी आपका गेट में आया हुआ है, इसको सोल्व करो, बताओ। अगर इतना समझ में आ गया है रोलिंग के बारे में कि रोलिंग क्या थी, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता दो। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक, तो समझ में आ गई रोलिंग क्या थी एक्चुअली, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको थोड़ा फिगर भी दिख रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ऐसे घुमाएंगे रोलर्स को तो वो क्या करेगा, वो आगे लेके जाएगा उसे। ठीक है, स्ट्रिप ऑफ प्लेट हम बना रहे हैं। तो कोल्ड रोलिंग, हॉट रोलिंग तो कल समझ ली थी, बाकी एक छोटा सा फिगर है, इसको आप देख लेना। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे कुछ बताना भी नहीं है, कौन कौन सी क्या चीजें हैं, ब्लूम वगैरह मैंने कल बता दिया था, उनके अलग अलग ये चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद हॉट रोलिंग। ठीक है, जो हॉट वर्किंग की प्रॉपर्टी समझी थी वही हॉट रोलिंग की होंगी।
है कि नहीं? कल वही तो हमने समझा था, रोलिंग ही तो हमारे माइंड में चल रहा था बस। ठीक है, तो डन अबव द रिक्वेस्टेड टेम्परेचर, सही बात है। सेकंड रिजल्ट फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर आता है हॉट रोलिंग में, याद आ रहा है वो छोटी छोटी ग्रीन वाली जो बना दी थी लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ग्रेन्ड फाइन स्ट्रक्चर। कैसा हो गया ये आपका? सरफेस क्वालिटी एंड फाइन डायमेंशन आर लेस एक्यूरेट। कल आपने आंसर भी दे दिया इन चीजों के। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो सरफेस फिनिश नहीं होगी, टॉलरेंसेस नहीं होंगी अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक आपने कल वाली क्लास की है अभी नहीं? हाँ, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो, तो आप जब मैं अभी कैलकुलेशन पर आऊंगा ना तो वहां से थोड़ा समझ लेना। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ इनगोट इनटू ब्लूम्स एंड बिलेट इज डन बाय हॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा थिकनेस होती है, तो इस वजह से क्या करते हैं हम, हॉट वर्किंग का यूज करते हैं। दूसरा, हमें सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अभी भी ब्लूम को आपको प्लेट में कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, तो दिस इज फॉलोड बाय द फर्दर हॉट रोलिंग इनटू प्लेट्स, सीट, रोल बार और पाइप और रेल्स। ठीक है, हॉट रोलिंग इज टर्मिनेटेड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू अबाउट 50 और अबव रिक्वेस्टेड टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे नीचे हमारी फिर कोल्ड रोलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, रिक्वेस्टेड टेम्परेचर से मैंने कल भी बोला था आपसे कि 0.6 TM के ऊपर हमारी हॉट रोलिंग होती है, तो वो एक पर्टिकुलर रेंज है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट वैल्यू दे दी आपको, वो एक रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज आपने समझ ली थी कल। ठीक है, हॉट रोलिंग की समझानी है फिर से? नहीं ना, यही चीज तो थी जो आपको माइंड में चल रही थी। हॉट रोलिंग ये प्रोसेस हो गया, यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये ग्रेन फिर से बन के आ गई। ठीक है, ये ग्रेन फिर से बन के आ गई थी कल। ठीक है, आई थिंक आप भी नहीं थे कल। हाँ, देखिए अभी वीडियो नहीं? अरे यार, चलो। तो कोल्ड रोलिंग, कोल्ड रोलिंग में क्या होगा, कोल्ड रोलिंग वही पुरानी वाली, आप भी तो नहीं थे? अरे, आपने भी नहीं देखी? सही है। ठीक है, तो कोल्ड रोलिंग क्या होगा, कोल्ड रोलिंग में रिक्वेस्टेड टेम्परेचर से कम होगा, क्या कम होगा, प्रोडक्ट्स आर शीट स्ट्रिप। देखो यही वाली चीजें तो हम कोल्ड रोलिंग में लेंगे ना। अगर हम इनगोट लेने लग गए तो बहुत फोर्स देना पड़ जाएगा, आपके रोलर टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, इन छोटी छोटी चीजों को ही रोल करवाओगे कोल्ड रोलिंग में, और इससे क्या मिलेगी, सरफेस फिनिश अच्छी, क्योंकि यही हमारे प्रोडक्ट होते हैं रियल में। प्रोडक्ट रियल में हमारे यही तो होते हैं, प्लेट्स, सीट्स, ये सब कुछ। इनगोट कहाँ पड़े हुए हैं यार? ठीक है, प्लेट, सीट सब कुछ होते हैं, और इनगोट के क्या सरफेस फिनिश आपको चाहिए होती है अच्छी? नहीं। ठीक है, प्लेट की सरफेस फिनिश चाहिए होती है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं लगानी होती है। ठीक है, स्ट्रिप्स की छोटी छोटी। ठीक है, नेक्स्ट, परफॉर्म्ड ऑन 4 हाई और क्लस्टर टाइप मिलिंग। ये वाली जो चीजें है ना, ये एक्चुअली IES वाला पार्ट है। मैंने यहाँ पर उसके सिर्फ फिगर रख रखे हैं, तो थोड़ा दिख जाएगा आपको आगे। ठीक है, ये क्लस्टर टाइप मिलिंग क्या होती है, क्लस्टर मिलिंग, प्लानेटरी मिलिंग, ये क्या होती है वो आगे दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसका, कोल्ड रोलिंग का। यहाँ पर क्या है, इलोंगेटेड ग्रेन्स, है ना, ये कल भी दिखाया था, इलोंगेटेड ग्रेन्स। ये हमारी क्या रिक्रिस्टलाइज हो चुकी है ना, है ना, ये कोल्ड रोलिंग है। ठीक है, कोल्ड रोलिंग हो गया, खत्म, क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ अपने इस वाले पार्ट पर, जो अभी थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया ना, उसी से रिलेटेड अब ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं की थी वो प्लीज उस चीज को एक बार देख लेना। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, सर्कल ले लूं क्या? सर्कल ले लेते हैं यार। ठीक है, अच्छा, देखो ये क्या है, स्टार्टिंग में ये तो हो गया थोड़ा सा 2D जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो 3D थोड़ा सा मैं रफली 3D यहाँ बना देता हूँ, ऐसे एक रफ 3D व्यू यहाँ लेके चलना।
समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर ये वो पार्ट है जो कि रोलर के इस साइड से निकल के जा रहा होगा और नीचे से ये वाला रोलर यहाँ लगा होगा, है ना। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ये समझना अभी। जैसे आपको याद होगा हमने मेटल कटिंग पढ़ा था, तो हमने जो चिप था उसके बारे में भी कुछ ऐसा 3D समझा था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, विथ W, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हाइट H, ठीक है। तो हम ये मानते हैं रोलिंग में, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है, बट मानते हैं थ्योरेटिकली रोलिंग में क्या, कि विथ जो होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो, ठीक है। विथ हमारी कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। आप ऐसा मान के चलोगे विथ कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियस है जितनी लेंथ की बात करोगे वहां लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। अगर लेंथ यहां से कम निकल के आ रही है तो वो लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम पास सेम होना चाहिए, है ना। वॉल्यूम पास मास फ्लो हमेशा सेम होता है ना, जितना आया उतना निकला, ठीक है, जितना आया उतना निकला। तो यहाँ का अगर मैं L स्टार्टिंग में L नोट ऐसे ले लेता हूँ, ये कुछ स्टार्टिंग नहीं होती इसमें, इसमें तो वो चीज है कि स्टार्टिंग यहां से हो गई तो जितना ये गया, ऐसे तो होता है। तो ये जो मैं L नोट लेके चल रहा हूँ, ये L नोट वो L नोट है जो कि स्टार्टिंग में आपके पास टोटल लेंथ थी, है ना। उसी से रिलेट कर पाओगे फिर L फाइनल से, ठीक है। तो अभी फिलहाल या तो इस L नोट को अभी हम साइड रख लेते हैं, जिससे कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अलग से ही दिखे, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में ये L नोट ना, अगर मैंने L नोट ऐसे लिख दिया तो फिर आपके माइंड में ये चलेगा कि नहीं सर अभी तो ये पास हो रखा है, हमारी माइंड में तो ऐसा दिख रहा है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगी। मेरे माइंड में तो चल रहा है कि अभी ये पास नहीं हुआ, और आपके माइंड में चलेगा कि नहीं सर इसका तो आधा पार्ट पास हो गया, आधा पार्ट रह गया, तो ये गड़बड़ हो जाती है इन चीजों में, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, अब W और H के बारे में सोचोगे बस, ठीक है। आप क्या करोगे, W एंड H के बारे में सोचोगे, वो जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज मैं आगे लिखवाऊंगा अभी। ये क्या है WI, ये क्या है HI, ठीक है। यहां से क्या निकल के आया, WO एंड HO, ठीक है। ये आउट है, ये इन है, ठीक है। तो यहां से आपका जो एरिया का कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दो बस फिलहाल, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में एरिया कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट नहीं। जब वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो जनरली वहां स्ट्रेन हार्डनिंग और बेसिकली स्ट्रेन से बात की जाती है, ठीक है। क्योंकि लेंथ जहां आएगी वहां स्ट्रेन की बात की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बट वो अभी मैं समझाऊंगा, पहले आप इसके थ्रू जाओ। तो वी कंसिडर दी क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मैंने WI एंड WO को सेम माना, ठीक है, WI इफ WI इक्वल टू WO, ठीक है, तो जो एरिया होगा, एरिया इनिशियल एरिया वो क्या होगा, WI इंटू HI, ठीक है। ऐसे ही जो मेरा फाइनल एरिया होगा AO वो क्या होगा, WO इंटू HO, ठीक है। तो अब जो हम कहेंगे ना, हम कहेंगे परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, वॉल्यूम नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एरिया। जो परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम है ना वो कितना है, परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम है वो कितना है, 0। बस मैं यही तो समझाना चाह रहा था वहां पर कि L नोट क्या चीज है, वो है जो इनिशियल लेंथ थी उसको फिर पास कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, LI में। बट इस फिगर में वहां कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना कि LI ये LO ये हो गया, LI ये हो गया, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, है कि नहीं, आ रही है ना थोड़ी कंफ्यूजन। बट अगर थोड़ा सोच रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं आएगी कि ये पहले बिना बिना पास के टोटल लेंथ इतनी है, जब पूरा पास कर दिया तो टोटल लेंथ इतनी हो गई, ठीक है। तो ये चीज थी, इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर अभी रफ कर रखा है, इससे ही कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो ये हो गया ए नोट और AI। अब जरा समझो कि हम क्या क्वेश्चन में आपको मिलेगा, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या हो जाएगा, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या हो गया भाई, AI माइनस ए नोट डिवाइडेड बाई AI इंटू 100%। ये जो वैल्यू होगी परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर आपको कितना मिला हुआ है, एग्जांपल के तौर पर ये कितना है, 20% है। तो आपको हमेशा ना एरिया की परसेंटेज रिडक्शन को नहीं देखना है, आपको किससे जाना है, सीधा हाइट के परसेंटेज रिडक्शन में। क्यों, क्योंकि जो एरिया का परसेंटेज रिडक्शन होगा वही हमारा हाइट का परसेंटेज है। क्यों, क्योंकि WI एंड WO सेम है। सो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई इसको मैंने क्या बोल दिया, ऐसे कुछ बोल दो इसको X%, ऐसे बोल दिया ना X%। सो X% ही हमारा क्या होगा, परसेंटेज रिडक्शन इन रिडक्शन इन हाइट और थिकनेस।
बात समझ में आ रही है नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर मेटल कटिंग के थ्रू लेके जाओगे तो उसमें चिप जो आ रही थी और वो जो पूरी चिप बन रही थी उसी की कहानी में तो थी। एल नोट बी नोट एच नोट इक्वल टू एल आई बी आई एच आई, ये हमने किया था वहां पर चिप में, आपको याद भी होगा, मैंने अलग अलग केसेस करवाए थे वहां पर। ठीक है, तो यही परसेंटेज रिडक्शन हमारा हाइट में होगा। सो एच आई माइनस एच ओ डिवाइडेड बाई एच आई, ये सेम होगा x%। बात क्लियर है? चलो यहां तक की कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई। ठीक है, अभी मैं वो चीज भी समझा दूं आपको जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जिनको अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो। स्टार्टिंग में आपके पास जो पूरी प्लेट थी वो कैसी थी? ऐसी। इसकी हाइट विथ क्या थी? एच डब्ल्यू आई ये थी, एच आई ये थी, है ना, और एल आई क्या थी? ये। आफ्टर आफ्टर रोलिंग ये किस में कन्वर्ट हो गई? सॉरी, आफ्टर रोलिंग ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये इस शेप में कन्वर्ट हो गया। कैसे गया? ऐसे ऐसे ऐसे। प्लीज इसे विथ में लेंदी मत करना, मतलब विथ में इसे चौड़ा नहीं करना है। आप जो डब्ल्यू आई रखोगे वही किस में रखोगे? डब्ल्यू ओ में। डब्ल्यू ओ भी क्या है माइंड में? डब्ल्यू आई। एच आई जो था वो क्या हो गया? छोटा हो गया एच ओ। अब तो एल आई क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो एल ओ क्या होगा? एल आई से बड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है इनिशियल प्लेट का वी आई वो बराबर किसके होना चाहिए? वी ओ के। मास थोड़ी कहीं जा रहा है। ठीक है, मास कहीं जा रहा है क्या? नहीं। तो हम क्या मान के चलेंगे? जो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो रही है वो कैसी हो रही है? ऐसी हो रही है। डेंसिटी के बारे में जब तक कुछ ना कहा जाए आप क्या मान के चलोगे? एक सिंपल कैलकुलेशन ये कि लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, एंड साथ ही एरिया कम हो रहा है। एरिया कम होने में बेसिकली क्या है? हाइट कम हो रही है। ठीक है, विथ कांस्टेंट है। क्योंकि अगर आपके माइंड में खुरापात चल रही है डेंसिटी की, तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के हिसाब से क्या मानना है? अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वी आई और वी ओ अपने क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से। क्लियर है? चलो, ये चीज हो गई अलग से साइड। ठीक है, आपको जो मेन पार्ट समझना था वो ये समझना था। बात क्लियर हो गई या नहीं यहाँ से? ठीक है, गुड। चलो भाई, यहाँ पर पहुंच गए थे हम। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि जो एच आई थी वो क्या होती है? ये 2D में दिख रहा है एच आई, ये हो गई एच ओ, क्या हो गई? ये हो गई एच ओ। ठीक, अभी ये क्या है? सेंटर मान लेते हैं, ये क्या हो गया? सेंटर। ठीक है, अब यहां से ये एक लाइन खींचो ऐसे, ये एक लाइन खींचो ऐसे, ये एक लाइन खींचो ऐसे, ये एक लाइन खींची आपने ऐसे। ठीक है, ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी सेम दिख रही है ना? ठीक है, अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? ये एंगल लेके चलना, दिस इज दी अल्फा। तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। अब एक काम कर रहा हूं मैं, दोनों साइड ना दिखा के ऊपर दिखा रहा हूं, है ना, बार बार फिर बनाने से कोई फायदा नहीं, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या? ये क्या है? ये है रेडियस ऑफ द रोलर। ये क्या है? रेडियस ऑफ द रोलर। तो यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम। ठीक है, गुड। ये हो गई रेडियस ऑफ द रोलर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा बट फॉर्मूला फिर रटना नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ ये चीज हो गई। अगर मैं यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर डालू, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डल गया, दिख रहा है थोड़ा, परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, ऐसे ही सिमिलर यहाँ डल रहा होगा। ठीक है, वो करते रहना। ये परपेंडिकुलर डल गया, इसे हम क्या बोल देते हैं? हमारी प्रोजेक्टेड लेंथ। ठीक है, चलो अभी ये जो अल्फा डला, अब जरा सोचना मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए रोलिंग में क्या रिक्वायर्ड है, मतलब मैं क्या चाहता हूं रोलिंग से? रोलिंग से मैं क्या चाहता हूं? लेंथ को बढ़ाना। रोलिंग का सबसे मेन पर्पस क्या है? लेंथ को बढ़ाना। रोलिंग का क्या? थिकनेस को, हाइट को कम करना। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द रोलिंग, मतलब थिकनेस को रिड्यूस करना, थिकनेस रिडक्शन। तो हमारा जो क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? थिकनेस रिडक्शन। तो आप कितना थिकनेस रिडक्शन कर रहे हो इन वन पास? ये क्या कहलाएगा? वन पास। तो वन पास में कितना रिडक्शन हो रहा है? तो जरा यहां से देखोगे क्या? इस लाइन को मैं और बढ़ा दूं आगे, व्हाइट वाली को, है ना, ऐसे ही इस वाली व्हाइट वाली ऐसे लाइन खींचो और इसको फिर से आगे बढ़ा दो। कितना रिडक्शन हुआ? ये एंड ये। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ये जो और ये वाला जो हाइट का रिडक्शन हुआ, इसमें आप इसको ऐसे लिखोगे डेल्टा एच वाई टू, डेल्टा एच वाई टू। ठीक है, ये टोटल डेल्टा एच है। ये जो जैसे हम करते हैं ना डेल्टा डी वाई डी, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, ऐसे ही क्या होगा? डेल्टा एच वाई टू डेल्टा एच, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो जो टोटल रिडक्शन हुआ
समझ रहे हो, टोटल रिडक्शन इन थिकनेस या हाइट, टोटल रिडक्शन इन थिकनेस, इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच। वो डेल्टा एच क्या होगा, ये कितना है एच आई, ये कितना है एच ओ, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एच, एच आई माइनस, मैथमेटिकली दिख रहा है ना, साफ ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, एच आई में से एच ओ घटा दोगे टोटल आ जाएगा, तो एच आई माइनस एच ओ इज द डेल्टा एच। इसी को क्या बोल देते हैं, इसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, याद रखना, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट ऑफ रोलिंग, रोलिंग से जो ड्राफ्ट निकलता है वही हमारे लिए यूजफुल होता है, मतलब कितना वो ड्राफ्ट निकाल पा रहा है, यही कहलाता है एच आई माइनस एच नॉट। ठीक है, आपका रोलिंग का पर्पस क्या है, थिकनेस को रिड्यूस करना। थिकनेस का रिडक्शन किससे दिख रहा है हमें, सीधा डेल्टा एच से, तो सिमेट्रिकल डेल्टा एच बाई टू, डेल्टा एच बाई टू, उनको अगर जोड़ोगे तो ये बेसिकली क्या है, एच आई में से एच नोट घटा दोगे तो ये और ये दिखेगा, तो ये और ये क्या कहलाएगा, ड्राफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, गुड। तो अब इस ड्राफ्ट की वैल्यू निकालनी है। अब ये एच आई एच ओ, अगर एच आई एच ओ दे रखा है तो ठीक है, ठीक है, बट अगर कुछ और दे रखा है तो उनसे कैसे रिलेट करेंगे, तो अभी इसको और देखते हैं। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब जरा इस वाले डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें देखना, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूं, दिख रहा है, ये डिस्टेंस निकाल दूं तो हो जाएगा काम। ठीक है, क्योंकि यही डिस्टेंस मेरी अप्रोक्स क्या है, डेल्टा एच बाई टू के। ठीक है, तो अभी इसी चीज को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा एच बाई टू है, ये यहाँ दिखेगा ऐसे करके, दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है ना, ये डेल्टा एच बाई टू, ये क्या थी आर, ये क्या है आर। अब आर के कोस अल्फा साइन अल्फा सोचो जरा, आर का साइन अल्फा क्या होगा ये, आर का कोस अल्फा क्या होगा ये, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आर का कोस अल्फा क्या होगा, ये वाला, आर का कोस अल्फा होगा इतना, जो ये डार्क मैंने ये किया है ग्रीन। ठीक है, तो आर कोस अल्फा हो गया हमारा ये, इसे हम क्या बोल देंगे, यहां से यहां तक, कंफ्यूज मत हो ना, आर यहां तक है ये, इसको अलग से लिख रहा हूं, आर कोस अल्फा। बात क्लियर है। तो अब जरा सोचो, ये टोटल क्या था आर, कलर में कंफ्यूज मत हो जाना, ये टोटल क्या था आर, इसमें से अगर मैं आर कोस अल्फा घटा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक, ठीक है, चलो भाई कर लो फिर। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कोस अल्फा इक्वल टू डेल्टा एच बाई टू। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, टू आर वन माइनस कोस अल्फा। ठीक है, या फिर डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आर को हम क्या लिख सकते हैं, इसका डायमीटर, सो डायमीटर ऑफ द रोलर, डायमीटर ऑफ द रोलर ही तो है ये। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द रोलर इनटू वन माइनस कोस अल्फा, दिस इज द ड्राफ्ट। तो दो रिलेशन देखो दिख रहे हैं ना, गेट क्वेश्चन ऐसे ही कर लेता है, ऐसे चीजें और एक चीज और आएगी अभी वो भी बताऊंगा, ये चीजें रिलेट करनी है बस एक दूसरे से आपको। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि रोलिंग वगैरह ना ऐसी नहीं है कि आप मैं कास्टिंग की तरह बहुत सारी चीजें अंदर से बताऊं। ठीक है, या वेल्डिंग की चीजें बहुत सारे अंदर से बताऊं, ऐसा कुछ नहीं, जितना अंदर से बताना था बस वही कॉन्सेप्ट था कि कंप्रेशन कैसे लग रहा है, शेयर कैसे लग रहा है, बस उतना काम हो गया। उसके बाद सीधा क्या देखना है, क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस क्वेश्चंस की मैं वो बेसिक वर्डिंग समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डी वन माइनस कोस अल्फा, यहां तक एक ये चीज आ गई। ठीक है, अब क्या देखा जाता है कि मैंने आपसे कहा भी था कि आप ऐसे ड्राफ्ट नहीं यूज कर सकते हो, कैसे, सॉरी, ऐसे रिडक्शन यूज नहीं कर सकते कि आपने एक इतना बड़ा इनगोट ले लिया और आपने यहाँ पर इतने बड़े बड़े से रोलर लगा दिए मान लेते हैं। ठीक है, और उसको आप एक बार में ही प्लेट बना दो या स्ट्रिप बना दो, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसके लिए कंडीशन होती है क्या, मैक्सिमम ड्राफ्ट की, क्या बोलते हैं उसे, मैक्सिमम ड्राफ्ट, है ना। उसका डेरिवेशन ना ही आपके सिलेबस में, ना ही आपको जरूरत है, आप सीधे उसके फाइनल आउटकम की तरफ जाएंगे। उसका डेरिवेशन बिल्कुल नहीं है आपके यहाँ, अगर होता तो मैं बिल्कुल करवा देता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो मैक्सिमम ड्राफ्ट है, समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम ड्राफ्ट क्यों, क्योंकि किसी भी एक एपरेटस के लिए मैक्सिमम कंडीशन होगी, एपरेटस के लिए मैक्सिमम कंडीशन होगी किसी भी मटेरियल को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो वही जो मेरा डेल्टा एच मैक्सिमम होता है ना, इसको मैं चाहे तो अलग फिगर में अलग जगह लिख देता हूं यहाँ पर, ड्यू टू द conditions in the apparatus and material properties। ठीक है, जो डेल्टा एच मैक्सिमम होता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली आप कितना भी लेके जाओगे, बट हमेशा चेक किससे करोगे, इससे, जो ये रिलेशन दे रहा हूं,
डेल्टा एच मैक्सिमम इक्वल टू होता है म्यू स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को ना स्टामा कर लो अपने ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रिलेशन गेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इसका डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं है, जरूरत नहीं है उस चीज की, आपको सीधा ये याद रखना है, दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन फॉर द डेल्टा एच मैक्सिमम। ठीक है, म्यू हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ऐसा तो नहीं है ना कि अजीब सा लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन से ही हमारा वो चीज क्या हो रही है, अंदर जा रही थी, और आर क्या है, रोलर में आ रहा है। और आपने भी देखा भी कि डेरिवेशन में आर कहाँ आ चुका है, आपके डेल्टा एच में आ चुका है। तो ऐसा तो नहीं है कि आर कोई अलग चीज है, डेल्टा एच के डेरिवेशन में आ रखा है। म्यू क्या है, म्यू की वजह से तो आगे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चीजें क्या है, रोलिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, इसके डेरिवेशन के बारे में बिल्कुल मत सोचो, सीधा क्या रखो, आंसर को याद, म्यू स्क्वायर इंटू आर, म्यू इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड आर इज द रेडियस ऑफ रोलर। ठीक है, ये है हमारा डेल्टा एच मैक्सिमम। मतलब इसको अगर वर्डिंग में लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम ड्राफ्ट पॉसिबल इन दी रोलिंग। आप एक बात सोचो जरा, आप एक बात सोचो, अगर आप इस वाले फॉर्मूले से जाते हो, कौन से वाले से, 2r 1 माइनस कोस अल्फा। ठीक है, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये चीज आपके सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। जरा सोचो, अगर आप इस चीज को फील करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि ये चीज क्या कर रही है, अरेंजमेंट के ऊपर, ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रही, इसकी कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रही। आपने क्या किया, सिर्फ ज्योमेट्री तो पकड़ी, ज्योमेट्री में आप ऐसे ऐसे बना लो इसे, थोड़ा अगर फील करोगे तो समझ रहे हो, ज्योमेट्री में आप इस चीज को ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर क्या लगा दो, रोलर इतना बड़ा सा ऐसे, रोलर इतना बड़ा सा ऐसे। अब भी तो आपका यही आएगा 2r 1 माइनस कोस अल्फा, है ना, आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को, यहाँ पर इसने क्या बता दिया, इसने ये बताया कि डेल्टा एच मैक्सिमम कितनी है, या तो डेल्टा एच वो निकाल देगा अपनी। मान लीजिए उसने डेल्टा एच कितनी निकाल दी, 5 mm, मान लेते हैं उसने 5 mm को रिड्यूस कर दिया, या चलो 50 mm मान लेते हैं, बहुत बड़ा सा 50 mm रिड्यूस कर दिया। शुरू में ये कितना था, यहाँ पर 150 mm था मान लीजिए, और कितना बच गया, 100 mm बच गया, तो 50 mm उसने रिड्यूस कर दिया। इनकी कैपेसिटी इतनी थी ही नहीं रियल में, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो म्यू है और यहाँ का जो इन रोलर का आर है, वो जब रिलेट कर रहा है तो म्यू स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी दे रहा है, मान लीजिए 5 mm बस, समझो, है ना। तो 5 mm तो प्रैक्टिकली कैसे चेक करोगे इस चीज को कि ये ऑपरेटर सही भी है या नहीं, ये किससे चेक होगा, म्यू स्क्वायर आर से, कि इससे ज्यादा नहीं करनी। बात समझ में आ रही है, आपको ये चाहिए, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, पास बाई पास, तब जाके ये फाइनली बनेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास मैक्सिमम ड्राफ्ट कितना है, म्यू स्क्वायर आर। इस फॉर्मूले से सीधा मत जाना अगर मैक्सिमम वाली वर्डिंग आ गई तो, या फिर नंबर ऑफ पास वाली वर्डिंग आ गई तो। ठीक है, थोड़ा सा फील हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ये दो चीजें अलग अलग हैं, एक तो है एक्सपेरिमेंट से निकाली हुई, एक है ज्योमेट्री से निकाली हुई। तो आप डायरेक्टली ज्योमेट्री वाली को यूज करोगे तो एक्सपेरिमेंट ने जो मैक्सिमम कंडीशन बता दी है उसकी, तो उसको तो आप फुलफिल नहीं करके उससे भी आगे पहुंच गए, तो गलती हो गई ना, यहाँ तो ये एपरेटस टूट चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो म्यू स्क्वायर आर को भूलना नहीं है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, अगर ये चीज समझ में आ गई तो बस इसी चीज को यहाँ पर मैंने दिखा रखा था, इस चीज को हमने यहाँ समझ लिया। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आया भी या नहीं, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो टोटल रिडक्शन ऑफ ड्राफ्ट टेकन इन रोलिंग कितना हो जाता है, डेल्टा एच इक्वल टू एच आई माइनस एच ओ इक्वल टू कितना आ गया ये, 2r 1 माइनस कोस अल्फा, बहुत बढ़िया, या d 1 माइनस कोस अल्फा। इसे म्यू स्क्वायर आर मत लिख देना, है ना, ये म्यू स्क्वायर आर नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये म्यू स्क्वायर आर के बराबर है, तब वो आपसे अल्फा पूछेगा। समझ में आ रहा है कि म्यू कुछ दे दिया, आर कुछ दे दिया, तब उसने अल्फा पूछ लिया, है ना, कि ये जो वैल्यू है मैक्सिमम ड्राफ्ट की कंडीशन से निकाल दो, तो आपका अल्फा आराम से निकल जाएगा फिर, अगर दिया हुआ नहीं है तो, है कि नहीं। तो इस तरह से चीजें हमारी रिलेट हो जाती है, बट इनका फिजिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। समझ में आ रहा है मैं किस तरह से लेके चल रहा हूँ, ऐसा जो जरूरी है उस चीज को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और जो आपके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये वाली चीजें आपको समझ में आ रही है, उसके सेंस में मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन पर सीधा। ठीक है, चलो भाई, ऑनलाइन समझ में आया भी या नहीं,
क्वेश्चन तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले ये बता दियो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ये जितनी भी हमने अभी डेरिवेशन किए हैं समझ में आए या नहीं आए? ठीक है ना, गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो इसको अब धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करो। बाइट एंगल क्या है मेरा? अल्फा। बाइट एंगल क्या है? अल्फा। ठीक है। The thickness of a metallic sheet is reduced from an initial value of 16 mm। ठीक है, 2D बना लिया करो, ठीक है, ज्यादा 3D की जरूरत नहीं है जब तक ना कुछ कंफ्यूजन हो आपको। ठीक है, तो 2D में क्या दे रखा है आपको? 16 mm की मेटेलिक स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस ये है। तो फाइनल वैल्यू 16 mm टू ए फाइनल वैल्यू ऑफ 10 mm इन वन सिंगल पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वन सिंगल पास की बात हो रही है, तो फिगर आपका वन सिंगल पास के हिसाब से बन गया है ना। अगर ये फाइनल की बात होती है ना तो फिर कंफ्यूजन रहती है आपको कि सिंगल पास है या फिर मल्टी पास है। ठीक है, तो ये वन सिंगल पास में आपको सीधा दे रखा है कि ये कितना बैठ जाता है? 10 mm बैठ जाता है। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया भाई, किसका है? सभी का आ गया, क्या बात है। ठीक है, मैं तो समझाता ही रह गया। यहाँ पर ये हो गया 10 mm। ठीक है, इन वन सिंगल पास रोलिंग विद ए पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर्स। ठीक है, यहाँ रोलर्स लगा दो ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ईच ऑफ डायामीटर 400 mm। इनका डायमीटर क्या है? 400 mm। ठीक है, 400 mm। द वाइट एंगल इन द डिग्री विल बी। तो सीधा आप देखो म्यू स्क्वायर आर का यूज करना है या मतलब ही नहीं है ना। अगर क्वेश्चन में म्यू स्क्वायर आर नहीं दे रखा या उन्होंने मैक्सिमम ड्राफ्ट की बात नहीं कर रखी तो आपको क्या समझोगे कि भैया मेरे पास एपरेटस क्या है? आइडियल है, वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर म्यू की बात ही नहीं कर रखी तो आप हमेशा एपरेटस को क्या समझोगे? आइडियल। अगर म्यू की बात कर रखी है तो हमेशा म्यू स्क्वायर आर को अलग से निकाल लेना, है ना। आपको गेट में घुमाया जा सकता है। म्यू की वैल्यू अगर यहाँ दे ली तो पहले आप क्या करोगे? म्यू स्क्वायर आर की वैल्यू चेक करोगे कि आंसर फिजिबल है भी या नहीं। क्लियर है? चलो ठीक है, चलो यहाँ से अब देखो ये क्या हो गया हमारा? ये तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो गया हमारा? एच आई माइनस एच ओ इक्वल टू, अब देखो सीधे सारी चीजें एक साथ लिख दूं, डी वन माइनस कोस अल्फा। आपको क्या क्या चीज दे रखी है? डेल्टा एच डायरेक्टली नहीं दे रखा तो एच आई माइनस एच ओ से निकाल दो। 16 माइनस 10 इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी? 400 mm। देखो यूनिट्स में ध्यान रखना, ये mm है तो ये भी mm है, और 1 माइनस कोस अल्फा। आंसर किस में निकालना है? आंसर डिग्री में, है ना, तो डिग्री में आंसर देना, नहीं तो रेडियन में भी आंसर आएंगे। ठीक है, और रेडियन कुछ लेके भी चलने आगे वो लेके चलेंगे। तो 6/400 इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा। सो कोस अल्फा इक्वल टू हो गया 1 माइनस 6/400। सो फाइनल आंसर निकल के आएगा अल्फा की वैल्यू 9.936 डिग्री। ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, सभी का आ गया डी। गुड, ठीक है, समझ में आ गया मतलब अच्छे से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आया सभी का? कितना है, कितना है? एक सेकंड, 1.0
0.062 रेडियन। हाँ, रेडियन में निकालना है आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। रेडियन में निकालना है आंसर। देखो डिपेंड करता है कौन सी चीज पूछी हुई है ना, तो बाइट एंड रेडियंस, ठीक है, एंगल जो बाइट एंगल है वो रेडियन में बताना है, ठीक है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि अगर आपको रिडक्शन दे रखा है एरिया में भी, तो भी वो हाइट में ही कंसिडर करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, डेल्टा एच, ठीक है। आया भाई ऑनलाइन, कश्यप भी आपका ही आ रहा है भाई, और बाकी सब क्या कर रहे हो, बाकी सब भी भाई आंसर दो जल्दी से, ठीक है। आपका आ गया ना सभी का, ठीक है। कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कितना लेंदी कैलकुलेशन कर रहे हो, आ गया, ठीक है। आया प्रकाश जी, नहीं आ रहा, अच्छा क्या हुआ, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चलो, इन्हें सिंगल पास रोलिंग, पहली बात तो सिंगल पास है, टेंशन खत्म, ठीक है। सिंगल पास रोलिंग प्रोसेस यूजिंग 410 mm डायमीटर स्टील रोलर्स, ठीक है। तो आप चाहे पहले इसका फिगर बना लिया करो अगर कोई भी दिक्कत हो तो। ये फिगर ऐसे बन गया, ठीक है, रोलर्स ये लग गए, ठीक है। रोलर्स में क्या लगा दो यहाँ पर, रेडियस इसकी क्या है, डायमीटर दे रखिए 410 mm, ए स्ट्रिप ऑफ विथ 140 mm। तो आपको मैंने 3D बता रखा है, बट उसकी जरूरत है क्या, नहीं है ना। 140 mm आपको यूज करना ही नहीं है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर दिखाना चाहो तो ऐसे करके दिखा दो 140 mm, क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट चलेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एंड थिकनेस 8 mm, बस ये चीज थी, 8 mm ये था। ये किसमें जा रहा है, अंडरगोस 10% रिडक्शन, ठीक है। तो अंडरगोस 10% रिडक्शन, यार ये थोड़ा सा मैथ्स है, इस चीजों को तो आपको आईक्यू के हिसाब से समझना पड़ेगा कि अगर ये 8 है तो ये 10% रिडक्शन में जा रहा है, तो कितनी वैल्यू आउटकम में देगा, कितनी, 7.2, क्योंकि 8 mm है ना, तो 8 mm का 10% रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो 0.8 नहीं निकला यहाँ पर क्या है, 7.2 माइनस करना होता है ना, ये थोड़ा सा आईक्यू है भाई, ये तो इतना तो देखो चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 में से अगर 10% आप घटाओगे तो 7.2 बचा, ठीक है। तो अब डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच 7.2 है, डेल्टा एच 7.2 है। डेल्टा एच अगर आपने 7.2 लिख दिया तो गलती कर दी, फिर जो हमने समझा वो तो गड़बड़ी कर दिया। ये डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है ये वाला प्लस ये वाला, मतलब 8 में से 7.2 घटाओगे। एक्चुअली जो ये 10% रिडक्शन है सीधा ड्राफ्ट है, सीधा ये ड्राफ्ट है आपका। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 0.8, तो 0.8 mm आपका डेल्टा एच है। अब ये डेल्टा एच निकल गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, डेल्टा एच हमारे पास है। आपके पास क्या क्या और दे रखा है, D1 माइनस कोस अल्फा होता है, आपसे अल्फा पूछा है, डेल्टा एच की वैल्यू 0.8 रख दो, डायमीटर आपको दे रखा है 410 mm में लेके चलना हर चीज, 1 माइनस कोस अल्फा। अब तो बस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकल के आ रही है डिग्री में, डिग्री में आई थिंक निकल के आ रही है, डिग्री में 3.58 है ना, अल्फा डिग्री में आ रहा है 3.58 डिग्री, ठीक है। या तो कैल्सी है तो रेडियन में सीधा हो जाएगा, बाकी अगर कैल्सी मतलब डिग्री में निकाला तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3.58 इंटू पाई बाई 180, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.062 रेडियन, ठीक है, रेडियन। क्लियर है प्रकाश जी, जी कहाँ गड़बड़ हुआ था, कहाँ, यहाँ डेल्टा एच में या इस फॉर्मूले में, या डेल्टा एच में, डेल्टा एच, डेल्टा एच, हाँ। तो अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ठीक है। 10% रिडक्शन है, तो रिडक्शन हमारा यहाँ क्या होता है भाई, 8 का 10% रिडक्शन, तो 10% रिडक्शन 7.2 ही तो बचेगा, क्योंकि बाकी 10% रिड्यूस हो गया, तो 7.2 ही तो बचा। समझ में आ रहा है ना ये चीज, ठीक है। अगर वो चीज समझ में आ गई तो फिर हो गया काम, ठीक। चलो बाकी तो मैथ्स था, है ना, मैथ्स में कोई दिक्कत उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इस चीज को करो। बहुत बढ़िया, पॉइंट 063 रेडियन है ना, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 0.06 रेडियन, बिल्कुल सिमिलर है। अब तो कोई दिक्कत नहीं आई इस वाले में,
हो गया ना, ठीक है। 20% रिडक्शन करना है, ठीक है। 20% रिडक्शन, कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों से, इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है हमारा, मैंने आपको पहले ही समझाया, एरिया वाइज, लेंथ वाइज चीजें वो आपसे पूछेंगे ही नहीं जब तक वो स्ट्रेन ना पूछे, ठीक है। या तो फिर वो इतना कंफ्यूज करेंगे कि हाँ भाई स्ट्रेन भी पूछेंगे और एक्स्ट्रा चीजें भी समझाएंगे वहां पर क्वेश्चन में ही अपना, ठीक है। नहीं तो वो नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा अपना आराम से। स्ट्रिप विद क्रॉस सेक्शन 150 क्रॉस 4.5, ऑब्वियस है, मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है स्ट्रिप होता है तो 150, ये मत लेना, कल समझाया था ना। स्ट्रिप होता है तो 150 थिकनेस नहीं होती, स्ट्रिप की थिकनेस क्या होती है, 6 mm से छोटी, है ना। तो ये 4.5 क्या है उसकी थिकनेस, है ना। स्ट्रिप की थिकनेस क्या है 4.5 और ये है 150 विथ, है ना। तो ऐसे कुछ स्ट्रिप थी, इसको कहाँ निकाला हमने, रोलर के थ्रू, है ना। तो रोलर के थ्रू जब निकालेंगे तो ये कैसे बन जाएगी, फिर ऐसे 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 जाएगी फिर, है ना। तो यहां पर जो ये वाली चीज है ये कितनी है हमारी 4.5 mm इज बीइंग रोल्ड विद 20% रिडक्शन ऑफ द एरिया, ठीक है। कंफ्यूज हो गए ना फिर से, एरिया का 20% रिडक्शन है तो टेंशन कहाँ आएगी, क्योंकि विथ हमारी अभी भी क्या रहेगी सेम, यूजिंग 450। मैंने क्या बोला कि अगर आपके कहीं कुछ नहीं दे रखा तो आपको सिंपली विथ को सेम मानना है ना। पहले ही बोल दिया कि 150 mm अगर यहां पर है तो 150 mm ही, आफ्टर दिस रिडक्शन भी 150 mm ही है, ये भी 150 ही है, ठीक है। हाँ, सिर्फ थिकनेस में होगा, इसीलिए मैंने वहां पर x% जो लिखा है ना वो दोनों के लिए लिखा है, अभी मैंने ये लिखवाया था ना आपको। उम्मीद है ये वाली चीज आपने थोड़ी गौर की होगी यहाँ पर, ये वाली चीज कि रिडक्शन इन एरिया एंड रिडक्शन ऑफ द हाइट वो सेम है, x% ही। क्यों, क्योंकि हमारी विड्थ क्या होती है हमेशा कांस्टेंट जब तक कि देना हो, अगर देते तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ना, उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करना पड़ता अगर मिलता तो, ठीक है। तो वो विड्थ के बारे में बताते फिर वहां पर, ठीक, गुड। चलो तो हम कहाँ थे, इस क्वेश्चन पर थे, ठीक है। तो 450 mm डायमीटर रोलर्स हैं, तो रोलर्स लगा दिए यहाँ पर 450 mm के, ठीक है, लगा दो। द एंगल सबटेंडेड द डिफॉर्मेशन जोन एट द रोलर सेंटर, मतलब बिट एंगल पूछ रहा है, बाइट एंगल पूछ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है कहाँ से, फिर से वही, बस डेल्टा एच इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच क्या हो जाएगा 4.5 ये है तो कितना होगा ये होगा 4.5 का 20% रिड्यूस, या तो आप सीधा डेल्टा एच बोल दो उसे, है ना। 20% ऑफ द 4.5 सीधा डेल्टा एच हो गया, नहीं तो फिर से वही पूरा फिगर बनाओ पहले कि 4.5 का 20% रिड्यूस हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4.5 में से कितना घटा दो 0.9 घटा दो, है ना। तो कितना बचा 0.9, क्यों किया समझ में आ रहा है, 0.9 क्यों किया, क्लियर हो रहा है, 0.9 समझ में आ रहा है सभी को, गुड। तो 0.9 हमने क्यों किया, 4.5 का 20% घटाया, तो 0.9 कितना हो गया भैया, ये हो गया 3.6, है ना। तो 3.6 ये आउटकम मिल रहा है मुझे, तो मुझे डेल्टा एच में ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे डेल्टा एच में चाहिए 4.5 में से 3.6 घटा के जो मेरे पास आ रहा है ना। तो डेल्टा एच क्या है मेरा, डेल्टा एच है 0.9, ठीक है। चाहे इसे डायरेक्टली वहां से 20% से निकाल लो, नहीं तो अपना जो सेंस है उसके थ्रू जाओ, ठीक है। तो डेल्टा एच हो गया 0.9, बस यहाँ पर आप वैल्यू रख देनी है 0.9 इक्वल टू D1 माइनस कोस अल्फा, सो अल्फा की वैल्यू सीधी फिर से आ रही है, कितनी आ रही है 0.063 के आसपास, ठीक है। इसे बस कैलकुलेट करना है, ये जिम्मा अब आपका होने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। चलो उसके बाद एक ये भी है, उससे पहले एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक सेकेंड। चलो ठीक है, चलो यहीं से अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा। देखो रोल स्ट्रिप कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, ठीक है। ये जो है रोल स्ट्रिप कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, ये अभी मैंने आपको फिगर बनाया था, मैं उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लूँ थोड़ा, एक सेकेंड रुकना, कहाँ बनाया था भाई, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ रहा ना, ये क्या हुआ, अच्छा मैंने ब्लैक पे कर दिया क्या, ठीक है। ये रहा, अभी देखो रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ
एक्चुअली रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ कौन सी है, थोड़ा फील करोगे तो समझ में आ जाएगा। रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ कौन सी है, ये किससे दिखाऊं आपको, इससे दिखा देता हूं। रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ कौन सी है, ये दिख रही है या नहीं, दिखी या नहीं है भाई। रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ क्या होगी, यही वाली तो होगी, है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू कहां से निकालते हैं, किससे, आर एल्फा। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, मैंने कुछ और भी सोच रहे हो क्या, ठीक है। आर्क एंड रेडियस उसी से तो हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, वो मुझे आर कुछ अलग ही सुनाई दिया ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा, मैंने कुछ तो चल रहा है आपके मन में खुरापाती। चलो तो यहाँ पर ये क्या होगा, आर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। तो क्या हो जाएगा आर्क हमारा, आर्क का मतलब ये वाली कॉन्टैक्ट लेंथ, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास, एंगल कितना है अल्फा, इनटू रेडियस कितनी है आर, ठीक है। तो ये क्या बन के आ गई मेरे पास, आर अल्फा। क्लियर है, ये क्या बन के आ गई मेरे पास, आर अल्फा। तो रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ क्या होती है, आर अल्फा। बट अल्फा किसके अंदर होना चाहिए, रेडियन में, डिग्री में नहीं। ऐसी चीजें होती है ना, आपने शायद ये वाली चीजें पढ़ी होंगी, और या फिर एमडी में पढ़ोगे ई की पावर म्यू थीटा। यहाँ थीटा किस में होते हैं, रेडियन में। जब भी चीजें हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू में होती है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू में, वहां पर हमारे एंगल हमेशा रेडियन में होते हैं, डिग्री में नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो चीज है लेंथ, वो किस में आएगी, एमएम में, डिग्री में थोड़ी आएगी। जब वो डिग्री में नहीं आएगी, वो एमएम में आएगी, तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट। रेडियस क्या है, एमएम, और इसे कर दो डिग्री, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट क्या बनेगी, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वो डिग्री की कहानी अलग हो जाती है ना, ठीक है। रेडियन हमारा क्या करता है, फ्लैट करता है उसे, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को करो। अगर वो थोड़ा सा स्ट्रिप समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को करो। आइए 39, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गया सभी का 39, बहुत बढ़िया। बी आ गया शुक्ला जी, 39, 39, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब चीजें अब समझ में आ रही है ना। तो क्या क्या हो रहा है, इन ए रोलिंग प्रोसेस शीट ऑफ 25 mm थिकनेस इज रोल्ड इनटू 20 mm। तो यहाँ पर पहले वो फिगर बना लिया करो, सिंपली वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 25 mm में, ठीक है। इससे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, 20 mm में, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ डायमीटर 2600 mm। तो ये है हमारे पास 600 mm का डायमीटर, है ना ये, ठीक है। एंड इट रोटेट्स एट 100 RPM। अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये चीज आपकी टॉर्क वगैरह में समझाऊंगा आगे, ठीक है। इनसे थ्रू आपकी टॉर्क वगैरह निकलेगी। द रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ, अभी हमें कॉन्टैक्ट लेंथ की बात करनी है इसकी, है ना। ऐसे ही सेम ये वाली है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सीधी आर अल्फा। अब आर अल्फा में अल्फा चाहिए होगा, ये आर्क लेंथ तो निकाल लोगे, है ना, बट आर अल्फा, ये अल्फा चाहिए होगा। अल्फा कहां से निकालोगे, फिर से वही पुरानी चीज, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस 20, मतलब 5 इक्वल टू क्या हो गया, डी की वैल्यू है 600, 1 माइनस कोस अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू निकल के आई कितनी आई डिग्री में, अल्फा की डिग्री में कितना, 7.4
4 ओके डिग्री है ना, और अल्फा रेडियन में कितना आ गया फिर 0.101291, ठीक है। बस ये वैल्यू इसमें करके, और आर की वैल्यू क्या होगी 300, 600 से मल्टीप्लाई मत करना, गेट में ऐसे ही होता है। आप जिसकी आदत पड़ी होती है ना गेट में, आपने जैसे 600 लिखा था अभी, तो 600 की आदत है तो यहाँ पे भी 600 लिख दोगे, गड़बड़ कर दोगे। आपका आंसर देखो यहाँ तक आपने सही से निकाल लिया, बट इस आर में आपने वही 600 लिख दिया क्योंकि आपके माइंड में 600 चल रहा था। ये गलती प्लीज मत करना, पहले देखना डी है या आर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर है तो 300 इंटू में 0.1291, और आंसर क्या आ रहा है 38.67 mm, है ना। तो अप्रोक्स हो गया 39 mm। दिस इज द आर्क लेंथ और स्ट्रिप कॉन्टेक्ट लेंथ, रोल स्ट्रिप कॉन्टेक्ट लेंथ। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये चीजें समझ में आ रही हैं तो ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये अभी सिंगल पास है, हाँ ठीक है। मिनिमम पॉसिबल थिकनेस, ओके एक सेकंड रुकना, मैंने आपको म्यू स्क्वायर वाले सेंस बता दिया ना, म्यू स्क्वायर आर वाला, ठीक है। हाँ। एक बार ट्राई करो, इसे ट्राई करो, कर पाओगे तो, नहीं तो इससे पहले भी कुछ और क्वेश्चन करवाने थे। कौन सा डी, बी, बी कितना आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, कितना बी, बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी 1.5, बट ये क्या है, ये डेल्टा एच मैक्सिमम है जो आप निकाल रहे हो 1.5, ठीक है। हाँ डेल्टा एच मैक्स है वो जो आप निकाल रहे हो, और क्वेश्चन ने पूछा क्या है द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस, उल्टा हो गया ना, है ना, ठीक है। डेल्टा एच मैक्सिमम है आपका 1.5, वो सही था, बट फिर अभी अभी 2 सेकंड पहले मैंने कहा गलती कर देते हो गेट में, आपने आंसर सही निकाला डेल्टा एच मैक्स का, बट वो आंसर डेल्टा एच मैक्स से वो ये नहीं है ना, मिनिमम पॉसिबल थिकनेस ऑफ द सीट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, समझ रहे हो, है ना, है समझ गए कि बात क्या क्या गड़बड़ हो रही है आपके आंसर में, ठीक है। तो ऐसे प्लीज एकदम से मत कर देना। यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल पास है, ए 4 mm शीट, ए 4 mm शीट rolled with 300 mm diameter rollers, इनके फिगर बनाने में आलस मत करना गेट में भी, ठीक है। 300 mm rollers to reduce thickness without any change in its width, ठीक है, दे रखा है, अच्छी बात है। The friction coefficient at the work roll interface is 0.1, तो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। द मिनिमम, देखो वर्ड यहाँ पर खुद ही आ गया, मिनिमम पॉसिबल, द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस, द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस तभी तो होगी वो मिनिमम पॉसिबल जब डेल्टा एच क्या होगा मैक्सिमम। डेल्टा एच समझ में आ रहा है ना, डेल्टा एच है वो वाली चीज जो कि आपने रिड्यूस की है ना, डेल्टा एच रिड्यूस की है, तो डेल्टा एच जो रिड्यूस की है वो मैक्सिमम का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना, डेल्टा एच मैक्सिमम क्या है म्यू स्क्वायर इनटू आर, तो डेल्टा एच मैक्सिमम जब होगा तभी तो ये मिनिमम होगी थिकनेस, तो इसकी जो थिकनेस है वो डेल्टा एच मैक्सिमम से कितनी निकल के आई वो पूछा था, तो म्यू स्क्वायर आर की जब मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर आया 1.5 mm। तो ये 1.5 mm क्या है, ये 1.5 mm ये है, मतलब ये 1.5 mm का आधा है, ये 1.5 mm का आधा है, बात समझ में आ रही है ना। तो आपको आंसर चाहिए ये वाला, तो ऑब्वियस है 4 में से क्या घटा दोगे 1.5, तो 4 में से 1.5 गया तो 2.5 इज द राइट आंसर। छोटी सी मिस्टेक गड़बड़ हो गई है ना, चलो ऑनलाइन वालों का आंसर सही था, बढ़िया, ठीक है। चलो अभी नंबर ऑफ पास वाले क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज लिखिएगा, और क्वेश्चंस प्लीज लिखिएगा, हाँ क्वेश्चन लिखिएगा थोड़े, हाँ थोड़े 2-3 मतलब, अरे रुको यार, चलो लिखो 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 लिखो, द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट, हाँ ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग, the maximum possible draft
in cold rolling of sheet, the maximum possible draft in cold rolling of sheet increases with the increases with the increases with the ऑप्शन ए लिखिएगा, increase in coefficient of friction, बी ऑप्शन है डिक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सी है डिक्रीज इन रोल रेडियस, डिक्रीज इन रोल रेडियस, एंड डी है इंक्रीज इन रोल वेलोसिटी, इंक्रीज इन रोल वेलोसिटी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ शीट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इन ए रोलिंग प्रोसेस, in a rolling process the maximum possible draft, in a rolling process the maximum possible draft defined as the difference between, in a rolling process the maximum possible draft defined as the difference between, as the difference between the initial and final thickness of the metal sheet, as the difference between the initial and final thickness of the metal sheet, final thickness of the metal sheet, comma, mainly depends on which pair of the following parameters, mainly depends on which pair of the following parameters, parameters लिखिएगा, A strain, B strength of the work material, A strain, B strength of the work material, C roll diameter, D roll velocity, and E coefficient of friction between roll and work, coefficient of friction between roll and work मतलब म्यू, E क्या? म्यू। तो अब बताइए इनमें से कौन सा पेयर सही है या कौन सी चीजें सही हैं? रोल डाया एंड म्यू। ठीक है, अब ये आप खुद लेवल समझ सकते हो गेट का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये म्यू म्यू। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी खड़गपुर वाले में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नहीं खड़ग एक्चुअली क्या होता है ना, आपको शायद मैंने बताया हुआ तो है ये कि ऐसा नहीं होता है खड़गपुर बना रहा है हर बार। हाँ, बस क्या होता है कि हर बार सारी आईआईटीज अपने क्वेश्चन से भेजती हैं, बस वो कंडक्ट कराता है एग्जाम को, चाहे वो खड़गपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, वो सिर्फ कंडक्ट कराते हैं, उनका वो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल तो अभी भी वैसे का वैसे ही है जो कि पिछले साल भी था, जो कि इस बार भी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या? हाँ बताओ। नहीं पूछेगा तो क्या नहीं पूछेगा? नहीं, ऐसा प्लीज ऐसा कंसिडर करके मत जाना, क्योंकि हर बार धोखा होता है गेट में। हाँ, गेट में ना हर बार धोखा होता है। जब मैं कभी तैयारी करता था उस टाइम पर 2013 के आसपास में, तब मैं भी यही चीज सोचता था जैसा आप आज सोच रहे हो कि 2007 में क्या आया, क्योंकि 7 आईआईटी का एक हिसाब से 2017 वाला था, 13 वाला था, तो मैंने देखा था कि 2007 में क्या आया कि वो ज्यादा चीजें आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, प्लीज इसको कंसीडर करो, ऐसा कुछ नहीं होता, कितनी भी तिगड़मबाजी लगा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता खड़गपुर वाले टीचर का ट्रांसफर हो के वो दिल्ली में बैठे हो, क्या पता लग रहा है आपको? ठीक है, जो सेट कर रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हो कि भाई फाइनली तो वही एडिट करके डालेगा कि टॉम को वो ज्यादा डाल देगा, मान लो वो नहीं बैठा वहां पर, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज इन चीजों पर मत जाओ, अपने बेसिक पर चलो कि प्रोडक्शन हमेशा ज्यादा आता है, इस साल भी ज्यादा आएगा, ये तो फिक्स है ना। हाँ, वो फिक्स है कि वो देगा, फिक्स है। ठीक है, थर्मो से क्वेश्चन आएंगे, वो आने ही। ठीक है, हाँ ये आपकी बात ठीक है कि मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट ज्यादा हो जाता है, बट इतना पार्ट ज्यादा नहीं होगा कि हद से हद वो 3 क्वेश्चन से ज्यादा दे दें ना, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम 6 मार्क्स, ये मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया मैकेनिक्स के लिए, 6 मार्क्स मैक्सिमम। हाँ, इन चीजों का थोड़ा सा बोल सकते हैं, हाँ थोड़ा सा बोल सकते हैं।
ये खड़गपुर ना डिजाइन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है। खड़गपुर हाँ थर्मल से रिलेटेड रहता है। ठीक है, बेंगलोर का थर्मल से होता है और उनका डिजाइन से होता है। जो हमारा ये मुंबई है वो भी डिजाइन से ज्यादा रखते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है, वो चीजें एनालिसिस हैं, बट इस एनालिसिस में फंसोगे तो फंसे रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप फिर पता है क्या कर लोगे, अगर मैंने ऐसे बोल दिया ना तो थर्मल भूल जाओगे। ठीक है, मतलब ये जो आपका थर्मो वाला पार्ट है ना वो आप साइड कर दोगे। ठीक है, हाँ चलो चलो। अब प्लीज अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक सेकंड। रोल स्ट्रिप का क्वेश्चन हो गया है ना। चलो तो ये लिखो, ए 300 mm thick slab, a 300 mm thick slab, a 300 mm thick slab is being cold rolled using a roll of 600 mm diameter, using roll of 600 mm diameter. If the coefficient of friction is 0.08, if the coefficient of friction is 0.08, the maximum possible reduction in mm is, the maximum possible reduction in mm is, आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं अब इसलिए कह रहा हूं जिससे कि आप अब ये बता दो कि हाँ आपको ये इजी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे या नहीं। सबका आंसर प्लीज सही आना चाहिए। अब अभी क्या, a 300 mm thick slab is being cold rolled using roll of 600 mm diameter. 1.92 सभी का आ गया, प्लीज बता दो। ये भी क्वेश्चन अभी नहीं हो रहा है ऑनलाइन, प्लीज सभी बता दो। 1.92 गुड, प्लीज ऑनलाइन सभी बता दो यार, दिख तो काफी रहे हो, आंसर किसी किसी के आ रहे हैं। ठाकुर साहब आप दो से हो गया, मतलब आपने 2 से लॉगिन कर रखा है क्या? अरे ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा चलिए, तो ठीक है आ गया सभी का। 1.92 खत्म हो गया यहाँ पर ये। चलो अब एक क्वेश्चन और करो। इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब इतना ट्रिकी भी नहीं है, बट हाँ ठीक है। चलिए लिखिएगा, इन ए स्लैब रोलिंग ऑपरेशन, इन ए स्लैब रोलिंग ऑपरेशन, comma, the maximum thickness reduction is given by, in a slab rolling operation, comma, the maximum thickness reduction is given by, the maximum thickness reduction is given by delta H max equal to mu square r, delta H max equal to mu square r. If mu equal to 0.1, if mu equal to 0.1, the maximum angle subtended by the deformation zone, the maximum angle subtended by the deformation zone at the center of roll, is, at the center of roll is, बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। जीरो पॉइंट
एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन था डिग्री में, हाँ डिग्री में 17 एक सेकेंड, 5.6 कितना आ गया 5.71, गुड, ये हो गया डिग्री में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये चीजें होती जा रही हैं तो फिर यार कुछ बचा ही नहीं है, अब इसमें बहुत चीजें नॉर्मली आपने कर ही ली। ठीक है, चलो अब नंबर, हाँ थैंक यू, तुरंत है, थैंक यू। नंबर ऑफ पास, यहाँ पर हम इसी पे पहुंचे ना, नंबर ऑफ पास नीडेड। नंबर ऑफ पास नीडेड का मीनिंग क्या होगा? अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे किसके हैं? सिंगल पास के। हमें सीधा वो वैल्यू दी हुई थी जो कि सिंगल पास के बाद में डेल्टा एच को दे रही है। बट अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है, इनिशियल थिकनेस ये दे रखी है ऐसे करके, और फाइनल थिकनेस दे रखी है ये ऐसे करके, समझ रहे हो? इनिशियल थिकनेस दे रखी है ये, मान लीजिए एच आई, और फाइनल थिकनेस दे रखी है एच। इसे मैं ओ ना लिख के एफ लिख रहा हूं, समझ रहे हो मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा? क्योंकि डेल्टा एच जो होता है वो होता है हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पास का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? डेल्टा एच क्या होता है जिसको हमने अभी तक पढ़ा है, वो क्या था? एच आई माइनस एच नो, है ना, मतलब आउट। ठीक है, तो ये था सिंगल पास में, ये किसमें था? सिंगल पास में। तो इसी सिंगल पास में इसके बराबर वैल्यू हम क्या लेंगे? मैक्सिमम। मैक्सिमम में वैल्यू क्या होगी बराबर में? म्यू स्क्वायर आर। बात थोड़ी सी क्लियर थी यहाँ पर। बट अगर हमें इनिशियल थिकनेस इतनी और फाइनल थिकनेस इतनी चाहिए तो मुझे कितने पास करने पड़ेंगे? तो वो कितने पास में हमें इसे वापस, देखो एक बार ये बनाया, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर से बना के लेके फिर वापस लेके आए, फिर थोड़ा और डिक्रीज, फिर वापस लेके आए, फिर थोड़ा और डिक्रीज, फाइनली ये आ गया। तो ये कितनी बार हमने डिक्रीज करना है? तो मान लेते हैं सिंपली एग्जांपल कि ये हमारे पास 100 mm है ना, और ये हमारे पास मान लीजिए 20 mm का फाइनल है। ठीक है, और आप एक पास में कितना मैक्सिमम, आप एक पास में कितना मैक्सिमम ड्राफ्ट कर सकते हो? मैक्सिमम ड्राफ्ट समझ रहे हो ना, परसेंटेज रिडक्शन, डायरेक्टली से ये बोल सकते हैं ना, मैक्सिमम ड्राफ्ट मतलब मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है ना? वही जैसे 0.8 हमने निकाला था, ये ऐसे ही हमने वैल्यूज निकाली 0.9। तो मैक्सिमम ड्राफ्ट हम कितना कर सकते हैं एक पास में? मान लीजिए उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 10 mm। तो अब बताइए उसमें कितने पास की जरूरत है? आपको 100 से 20 लेके जाना है, एक पास में कर सकते हो 10 mm का रिडक्शन। 10 mm का रिडक्शन, थिकनेस नहीं, रिडक्शन। ठीक है, तो आप कितने पास लेके जाओगे? उसके कितने पास लेके जाओगे? 8। सिंपली हो रहा है, दिख रहा है ना कि आपने एक बार पास किया तो कितने में गया वो? 90 में। समझ में आ रहा है? 90 होगा क्योंकि उसमें 10% का रिडक्शन हो गया, तो 10 mm का हो गया। ठीक है, 10% बोल दो या 10 mm, अभी के हिसाब से 10 mm बोल रहा हूँ मैंने, परसेंटेज नहीं बोल रहा। तो 10 mm, तो 10 mm का रिडक्शन 90 हो गया। फिर से लेके आओ घुमा के इसे, फिर से करोगे 80 जाएगा, फिर से घुमाया 70 आया, फिर 60 आया, फिर 50 आया, 40 आया, 30 आया, एंड लास्ट में 20 आ गया। बस 20 के बाद फिर से रिड्यूस अब नहीं करना। बात समझ में आ रही है? कुछ गड़बड़? इनिशियल लेंथ यही तो नहीं पकड़ रखी माइंड में, है ना? हर बार इनिशियल लेंथ तक वो इनिशियल हाइट क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। आप इसे पूरा आराम से, आप इसे पूरा निकाल के जा रहे हो, फिर उसको पूरा निकाल दिया, फिर वापस लेके आ रहे हो। ऐसे मत करना कि लेंथ, हमारी हाइट अभी भी इनिशियल यही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना एकदम अच्छे से? हाँ, अभी परसेंटेज रिडक्शन आप लिख सकते हो इस चीज को, वो एमएम में जो हमारे पास आया है उसकी बात। ठीक है, कि जैसे कि 0.8 mm, मैं उसके सेंस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि 20% उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो आएगा वही हमारा मैक्सिमम ड्राफ्ट भी है। ठीक है, वो वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो अभी जो 10 mm था वो 10 mm का हिसाब लिया मैंने, और उसके बाद ये मैक्सिमम ड्राफ्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आ गया? इसका फॉर्मूला क्या बन के आ गया? यहाँ से, नंबर ऑफ पास नीडेड इक्वल टू डेल्टा एच क्या? रिक्वायर्ड। समझ रहे हो? डेल्टा एच रिक्वायर्ड। डेल्टा एच रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? एच आई माइनस एच एफ। बहुत बढ़िया, ये क्या है? इसलिए मैंने एच एफ लिखा हुआ है। वहां क्या है? एच आई जो इनिशियल था माइनस में एच एफ। एच एफ क्या है? जो आपको फाइनल रिक्वायर्ड है, जो चाहिए। ठीक है, एच एफ, तो वो क्या है? डेल्टा एच रिक्वायर्ड। मतलब वो कितना था यहाँ पर इस एग्जाम्पल में? 80। भाई 100 से 20 लेके जा रहे हो तो डेल्टा एच कितना हो गया? 80। तो 80 रिक्वायर्ड था, डिवाइडेड बाई क्या होगा? नंबर ऑफ पास, डेल्टा एच मैक्सिमम
इन वन पास। अगर आपको दिया हुआ है मैक्सिमम वाला सेंस ना दिया हुआ तो आप क्या करोगे 2D, बट वो सेंस गड़बड़ कर देगा आपको। तो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम जो रिडक्शन है इन वन पास वो कहां से, म्यू स्क्वायर आर से आपको जनरली क्वेश्चन में मिलेगा, म्यू स्क्वायर आर से निकालने में। तो ये डिवाइडेड बाय ये और हमारे पास नंबर ऑफ पास आ जाएगी। बात समझ में आ गई है ना, ये वाली क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे। चलो ठीक है, करें क्वेश्चन फिर। समझ में आ रहा है ना, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ एच आई माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई एच आई माइनस एच ओ। अब ओ से समझ में आ रहा है जो अभी तक पढ़ा है हमने, ठीक है ना, मैक्सिमम वाली चीज एक सिंगल पास में, ठीक है। नहीं उसमें ऐसा कुछ था नहीं, ये एच आई माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई एच आई माइनस एच ओ, बट ये आपको पता होना चाहिए मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, ये क्या वर्डिंग है। कौन सा वाला, ये हाँ नीचे वाला ना, हाँ म्यू स्क्वायर आर, यही वैल्यू भी तो म्यू स्क्वायर आ रही है ना, ये भी तो म्यू स्क्वायर आ रहा है, बट ये सिंगल पास में है ना, क्योंकि वही एच आई माइनस एच नोट हमारा क्या है, वो हमने बार बार उस चीज को देखा ना, म्यू स्क्वायर आर भी हो सकता है बट वो मैक्सिमम है, ठीक है। जनरली मैक्सिमम अगर वो दे रखा है तो फिर आपको वही लेना पड़ेगा, अगर उन्होंने वैल्यू दे रखी है तो म्यू स्क्वायर आर से नहीं निकालना, फिर जो उन्होंने वैल्यू दे रखी है सिंगल पास की फिर उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा अब। द मिनिमम नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड इज, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत, निकालो निकालो सभी निकालो। आ गया कश्यप जी, बढ़िया, ठीक है आ गया 7 आ गया, 6.67 आ रहा है, ठीक है 20/3 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या था, द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 mm टू 10 mm बाई successive cold rolling passes using identical rolls of diameter. This assume that there is no change in width, ठीक है। अगर ये ना भी दे रखा हो तो आपको हमेशा मान के चलना है width चेंज नहीं हो रही है। If the coefficient of friction between the rolls and the workpiece is 0.1, the minimum number of the passes required is, ठीक है। तो आपको ये क्या दे रखा है, ये आप बस मुझे नाम बता दो इनके क्या है। मैं एच आई को क्या लिखूं, मैं एच ओ को क्या लिखूं, मैं एच एफ को क्या लिखूं, ये बता दो बस मुझे। एच आई को क्या लिखूं, 30, क्लियर है, माइंड में क्लियर है, ये इनिशियल था सबसे शुरू वाला। एच ओ क्या है 10, एच ओ क्या है 10, ठीक है। एच ओ 10 अगर किसी के माइंड में चल रहा है तो वही गड़बड़ हो गए, क्यों, क्योंकि एच ओ अगर 10 है तो फिर ये वर्डिंग आपने स्किप कर दी, बाई सक्सेसिव कोल्ड रोलिंग पासेस, ठीक है। ये स्किप नहीं करना, ये अगर सिंगल पास होता तो फिर ये एच ओ था, यहाँ पर नंबर ऑफ पासेस का क्वेश्चन नहीं बनता फिर, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, फाइनल, फाइनल कितना है 10 mm, बात क्लियर है। तो अब 30 से 10 पर फाइनली पहुंचना है, एक पास में नहीं पहुंचना, फाइनली पहुंचना है। मैक्सिमम इसमें कितना रिडक्शन हो रहा है, एच ओ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, आप कहां से निकालोगे, मैक्सिमम कितना रिडक्शन हो रहा है, वो किससे मिलता है, डेल्टा एच मैक्स से, दैट इज द म्यू स्क्वायर आर। तो म्यू स्क्वायर आर आराम से हो सकता है, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.1 का स्क्वायर इंटू आर, रेडियस कितनी है 300, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया भाई, कितना 3, ओके 3 mm। अब जरा थोड़ा समझो, ये 3 mm है, तो अब जरा मुझे एचओ बताओगे कितना, 27। अब समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिनके माइंड में थोड़ा सा भी अगर कभी भी 10 mm को एच ओ लेने का सूझा होगा तो आप समझ जाओ क्या कि यहाँ पर जो ये 10 mm था ये एच फाइनल है, और जो हमारा एक बार में पास में रिडक्शन हो रहा है वो इसके हिसाब से निकल के आया ना, म्यू स्क्वायर आर, वो 3 mm है। तो 3 mm का रिडक्शन हुआ तो कितनी थिकनेस आएगी, 3 घटा दोगे 30 में से कितना बचेगा 27, तो 27 एक पास में निकल के जा रहा है, 27 mm की थिकनेस जा रही है। फिर 27 mm की थिकनेस वाली प्लेट को घुमा के लेके आओ, फिर वापस क्या करोगे, फिर से करोगे, फिर से 3 mm है ना, 27 को फिर से तो कितना बचा, फिर से 24, फिर से 24 वाली को लेके आओ, 21 फिर से लेके आए, ऐसे ऐसे जब करके लेके आओगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7th पास में मुझे 10 mm मिलेगा, 7th पास में 10 mm मिलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है ना, तो मिनिमम पास बताने थे,
समझो जरा, मैक्सिमम रिडक्शन एक पास में करने के लिए वैल्यू क्या है, म्यू स्क्वायर आर, और मुझे नंबर ऑफ मिनिमम पासेस बताने हैं। तो ऑब्वियस है मैक्सिमम रिडक्शन करोगे पास में तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ पासेस मिलेंगे, है कि नहीं भाई। अगर आप मैक्सिमम ना करो, आप कितना करो रिडक्शन, सिर्फ 1 mm, तो आप जरा सोचो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ पासेस। क्या आपके लिए आंसर गलत है? क्या आप उसे 20 लिख दो? सोचो जरा, 30 से 10 जाना है, 1 mm का रिडक्शन करते रहो, क्या 20 आंसर गलत है? क्या 20 पासेस आंसर गलत है? नहीं ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम, तो मिनिमम नहीं है ना 20, मिनिमम कितने हैं 7। समझ में आ रहा है, मिनिमम कितने एग्जैक्टली 6.67, बट ऑब्वियस है कि आप इंटीजर वैल्यू लोगे तो क्या लोगे 7। बात समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इसको आप चाहे तो 1 सेकंड, इससे पहले यार मुझे कुछ और भी क्वेश्चन करवाने थे आपको। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, फॉर unaided entry, for unaided entry mu is greater than or equal to tan alpha लिया जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। for unaided entry mu is greater than or equal to tan alpha। तो अगर क्वेश्चन में वर्डिंग आ जाए ना unaided, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि आपको एक चीज याद होगी, म्यू हमारा, मैंने यार आपको नहीं पढ़ाया, शायद मैकेनिक्स में पढ़ाया था जेई वालों को। म्यू हमारा क्या होता है, म्यू म्यू क्या होता है, आपने कुछ बोला, 10 लैम्डा या बीटा, जो भी आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा था कुछ ऐसा 10 लैम्डा। ये लैम्डा क्या हुआ करता था, देखो अब वही चीज है ना, ये सारी चीजें मैं अपने रोलिंग से लेके चलूं तो टाइम भी लगेगा, और इन चीजों का डेरिवेशन आपके यहाँ है भी नहीं। बहुत बढ़िया, बस यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था बेसिकली। ये जो चीज है, ये यहाँ पर क्या था, ऐसे, ये था नॉर्मल जो आया था निकल के, और ये क्या आया था ऐसे। एक्चुअली ये होता है कॉन्टेक्ट के बीच में, नॉर्मल तो उसका रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, ये होता है रियल वाला रिजल्टेंट। एक्चुअल में ये होता है रियल रिजल्टेंट। इसका जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो कहलाता है एन, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये होता है रियल में रिजल्टेंट। ऐसे नहीं होता कि पहले नॉर्मल है फिर फ्रिक्शन है और उनका रिजल्टेंट निकल के आ रहा ना, हमेशा फ्रिक्शन में सबसे पहले क्या बनता है, रिजल्टेंट, ये फोर्स बनता है ये वाला, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होता है नॉर्मल, और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब क्यों ये क्या होता है, ये होता है आपका, अब जब इसे ऐसे ऐसे खींचोगे, समझ में आ रहा है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू ऐसे, तो इसको अगर ऐसे खींचा तो यही तो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ऐसे दिख जाएगा यहाँ पर, ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना। ये हमारे नॉर्मल की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई, तो लैम्डा ये होता है यहाँ पर ये वाला, ना कि ये वाला, हॉरिजॉन्टल से नहीं वर्टिकल से होता है लैम्डा। तो यहाँ जो मेरा प्रूफ आता है ना, टेन लैम्डा इक्वल टू, टेन लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाता है, एफ बाई एन, और इसी एफ बाई एन को हमने क्या बोला हुआ है, म्यू, ठीक है, एफ इक्वल टू म्यू एन ना, तो ये हमारा क्या था म्यू, तो यहाँ जो टेन लैम्डा होता है वो म्यू होता है। अब जरा ये सोचना कि ये जो कहानी चल रही है रिजल्टेंट की, नॉर्मल फोर्स की, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स की, तो अनएडेड एंट्री कौन सी वाली की बात कर रहा हूं मैं, इस कंडीशन की जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली हुई थी, कहाँ गई, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बोली थी यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। तो अनएडेड एंट्री के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स होता है, आपने वो वाली चीजें पढ़ी होंगी मैकेनिक्स में, कौन सी वाली, वेज एक्शन, याद आ रहा है कुछ, वेज एक्शन, ठीक है। तो उसमें जो ये वाला एंगल होता है मान लीजिए अल्फा, तो उसके लिए जो वर्ज आपका होता है लिमिट जिसके थ्रू वो नीचे की तरफ आ जाए, तो वो म्यू इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा। यही अल्फा किसके बराबर हो जाता है, लैम्डा के, जो मैं अभी समझाया लैम्डा, है ना। तो अल्फा इक्वल टू हो जाता है लैम्डा, ये वर्ज ऑफ दी स्लिपिंग कंडीशन होता है वेज एक्शन में जब आप पढ़ते थे, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी सेंस आएगा, तो इसी में भी आपको स्लिपिंग नहीं करनी है, ठीक है। अनएडेड एंट्री के लिए म्यू क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी आ रही है, ये अल्फा हमारा वाइट एंगल से बन के आ रहा है, ये अल्फा, ये वाइट एंगल से, ये जो अल्फा है
समझ में आ रहा है कुछ? ये जो वेज एक्शन आया यार, वही ना मैकेनिक्स वाली चीजें आपको फिर से लेके चलनी पड़ेगी, इतना लेंथी करना नहीं है उन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, उन चीजों को इतना लेंथ नहीं करना भाई, ये मैकेनिक्स वाली चीजें हैं। अभी आपने क्या किया, ये चीज ऐसे गई, ये आपने क्या किया अल्फा, ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली यहां से आपने इस चीज को अगर ऐसे माना, ये वाली चीज ऐसे मानी, अगर ये चीज हमारी सिंपली होती ऐसे तो अल्फा की वैल्यू 0, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0, ठीक है। अगर ये हमारा इसके हिसाब से आ रहा है तो अब जरा सोचो कि ये चीज क्या ऐसी नहीं बन के आ गई, ठीक है। अभी जो ये वाली चीज है ये इसके ऊपर ऐसे स्लिप कर रही है, ऐसे स्लिप कर रही है इसके ऊपर, तो यहाँ पर भी जो हमारे पास एंट्री जा रही है, एंट्री याद है ना रोलिंग में स्टार्टिंग में बताई क्लास के, एंट्री कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, एंट्री ऐसे जा रही है, तो दिख रहा है इसके ऊपर ये वाली चीज एंट्री में ऐसे जा रही है। जब ये एंट्री ऐसे कर रही है तो इसमें भी तो अपना क्या होगा, लैम्डा, अपना लैम्डा होगा, एक रिजल्टेंट, एक फ्रिक्शन और एक ये नॉर्मल, तो रिजल्टेंट के साथ में ये लैम्डा बनाया, तो ये लैम्डा और ये अल्फा क्या है अभी इस कंडीशन में बराबर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अनएडेड एंट्री, ठीक है। चलो ये चीज थोड़ी सी वहां से क्लियर होगी, अगर वेज आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज आपको अजीब नहीं लग रही होंगी, ठीक है। बट अगर आप वेज नहीं पढ़ा है तो फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज रहोगे ये चीज हो क्या रही है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कहाँ पहुंचे हम इस वाली चीज पर, कहाँ 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 कहाँ, आई थिंक यही वाला था ना, हाँ यही वाला था, ठीक है। चलिए इसे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कितना गया, एक सेकंड, प्लीज सभी निकालो एक बार। कितना आ रहा है, कितना, ए वाला, हाँ 0.3, ठीक, बहुत बढ़िया, अप्रोक्स में 0.3। ठीक है, हो गया, आ गया, नहीं हो रहा, 10 अल्फा की वैल्यू निकाली, कितना आ गया 10 अल्फा, 10 अल्फा, यहाँ पर देखो अनएडेड है ना, अनएडेड, तो आप उस वाले तरीके को सीधा यूज कर सकते हो, म्यू इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू 10 अल्फा से आपका सीधा आंसर अप्रोक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो 10 अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से आ सकती है नहीं, थिकनेस ऑफ 32 15 टू हाई मिल्स हैविंग रोल ऑफ डायमीटर 300 mm, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, डिग्री में, डिग्री में ले लो, डिग्री में ले लो, आपको सीधा 10 अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, चाहे रेडियन में ले लो चाहे डिग्री में ले लो, आपको फिर कैल्सियम में रेडियन में लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बताने वाला हूँ, यही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आया, नहीं आ रहा, कैसे कैसे कर रहे हो, अल्फा की वैल्यू 10 अल्फा, 10 अल्फा हमारे पास अल्फा कहाँ से निकला, अरे कोस अल्फा तो निकाल लेते हो यार, 10 अल्फा नहीं निकाल सकते, कैसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू D1 माइनस कोस अल्फा, डेल्टा एच कितना दे रखा है 30 mm टू 15 mm गया, ठीक है, एक स्ट्रिप है 30 से 50 जा रही है तो 15 ही तो आएगा, 30 माइनस 15 इक्वल टू 50, डायमीटर कितना दे रखा है 300, 1 माइनस कोस अल्फा, अभी थोड़ी सी मेहनत करनी थी बस आपको, कोस अल्फा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, उससे आपकी 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बस जो 10 अल्फा है वही हमारा अनएडेड एंट्री के लिए म्यू है, वही हमारा अनएडेड एंट्री के लिए म्यू है। बात क्लियर है, हाँ हाँ बोलो बोलो क्या, नहीं नहीं, अरे ये तो चीज हो जाती है ना, कोस अल्फा 10 अल्फा आप चाहे रेडियन में रखोगे तब भी फिर कैल्सियम में रेडियन करना पड़ेगा 10 के लिए, आप रेडियन रख लो उसमें, कैल्सियम में फिर रेडियन रखना पड़ेगा 10 के लिए, ठीक है। आ गया सभी का 0.32, कोई दिक्कत, अतुल जी कोई दिक्कत लग रही है, हाँ बताओ बताओ, हाँ 1 पास का है, अनएडेड एंट्री का है,
ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपसे बोला कि यहाँ से कोस अल्फा निकाल लो, कोस अल्फा तक तो निकाल लोगे, है ना, कोस अल्फा से अल्फा नहीं निकाल सकते हैं, अल्फा आ जाएगा, अल्फा अगर रख दिया तो tan अल्फा निकाल लो, अल्फा आएगा, चाहे डिग्री चाहे रेडियन लो, अब कैल्सी में फिर रेडियन लेना पड़ेगा tan के लिए, तो यहाँ डिग्री में रहने दो, तो tan अल्फा डिग्री में निकाल के फिर आंसर क्या आ जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी, tan 30 डिग्री कुछ वैल्यू होती है ना, तो अल्फा की जो भी डिग्री में वैल्यू है वो यहाँ पुट करके tan की वैल्यू निकाल लो, वो जो वैल्यू आएगी वो अराउंड 0.32 के आसपास आएगी, वो जो वैल्यू है वही मेरी क्या है, अनएडेड एंट्री के लिए अभी जो मैंने समझाया, म्यू इक्वल टू tan अल्फा, है ना, तो अगर ये वैल्यू 0.32 आ गई तो म्यू भी तो हमारा 0.32 है, बस आंसर आ गया, ये आपका दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर है। ठीक है, और सेकंड तरीका हमारा क्या हो गया, आप चाहे तो इससे ना जाके किससे जा सकते हो, डेल्टा एच इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर से, यहां से भी निकाल के देख लो, आपका म्यू का डायरेक्टली यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, है ना, हाँ ये भी अप्रोक्स में वही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अनएडेड एंट्री के लिए आंसर सही आएगा, जो मैं म्यू इक्वल टू tan अल्फा बोला वो अनएडेड एंट्री के लिए लेके चलना है बस, है ना, बाकी अगर कुछ और है ना तो हमेशा कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, ये वाला, समझ रहे हो मेरी बात को, ये अनएडेड वर्ड आ गया तो जो मैंने बोला उसको ध्यान रखो, नहीं तो आप हमेशा यही कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, डेल्टा एच इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर, तब यहाँ से म्यू निकल जाएगा, नहीं तो फिर आपको म्यू का रिलेशन नहीं पता ना कुछ भी, भाई आपको अगर इस पर पहुंचना भी है तो आप जाओगे तो इसी से ना, म्यू स्क्वायर आर से, इसके अलावा और कोई रिलेशन पता हो तो बताओ, वो तो मैंने अभी बताया अनएडेड के लिए, इसलिए आप tan अल्फा से सीधे चले गए, क्लियर है ना, चलो ठीक है, अब यहां तक हुआ हमारा जनरली अभी ये आपके गेट से रिलेटेड चीजें, अभी यहाँ पर बचा हुआ है टॉर्क एंड पावर का रिलेशन, ठीक है, एंड वेलोसिटी, ये दो चीजें हमारी बच रही हैं अभी गेट वाले पार्ट से, बट ये जो चीजें हैं ये आती हैं आपकी ईएससी से रिलेटेड, बट इन चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ फिगर वाइज, ठीक है, रिंग रोलिंग क्या है, रिंग रोलिंग क्या होगी, सीधा फिगर देखो, सीधा फिगर आपको फील हो जाएगी, रोलिंग कैसे रिंग की शेप में लेके आ रहे हो, फील हो रही है, ठीक है, रोलिंग क्या है आपके इसमें रिंग के शेप में लेके आ रही है, रोलर है ना, रोलर ये रिंग के शेप में लेके आ रहे हैं, क्लियर हो गया, बस फिगर वाइज चलेंगे, खत्म, ठीक है, आगे समझ में क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो आगे आगे आगे, शीट रोलिंग ये रही, ठीक है, इसे शीट की फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हुए जा रहा है, इसके साथ में ये भी तो लगा हुआ है ना, इधर वाला रोलर ये वाला रोलर ये शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करता हुआ जा रहा है, और ये फाइनली ये आपके पास रोलर स्ट्रिप बन के आ गई, ठीक है, शीट रोलिंग। नेक्स्ट है रोल फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, शेप चेंज करना, बस उस रोलर को ही अपनी शेप दे दो, तो आपकी वो शेप बन के आ जाएगी जो आपको चाहिए, ठीक है, रियल बिल्कुल, ठीक है, जो शेप चाहिए वो रोलर्स को ही दे दो ना, कास्टिंग क्यों करनी, सीधी रोलर्स को दे दो, उसी शेप का वो बनाएगा पास बाय पास, इसे क्या बोल देते हैं, रोल फॉर्मिंग, क्लियर है, आगे चलो, रोल बेंडिंग भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये ऐसे जाता है, इसके आगे फिर से एक रोलर लगा दो, बैंड हो गया, दिख रहा है इसमें भी, ऐसे जा रहा था ये सीधा चला जाता, इसके आगे फिर से रोलर लगा दिया, बैंड कर दिया, जिसके हिसाब से बैंड करना है वहीं पर रोलर लगा दो, ठीक है, ये हो गया रोल बेंडिंग। नेक्स्ट है शेप रोलिंग भी हमारा वही जो अभी मैंने बताया आपको, रोल फॉर्मिंग वैसा ही आपका शेप रोलिंग है, आप बहुत सारी चीजें लेके और आप फाइनली निकाल सकते हो, जैसे कि ये आपका ऐसे निकल के आ रहा है, वही ट्रेन रेल, ठीक है, थ्रेड रोलिंग क्या होता है, ऐसा कुछ, ठीक है, थ्रेड रोलिंग है ऐसा कुछ, क्या कि आप रोलर्स लगा रहे हो और उस पर आप थ्रेड्स बना रहे हो, क्योंकि आपने रोलर्स पर पहले से ही क्या बना रखे हैं, थ्रेड्स, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, थ्रेड रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गियर की रोलिंग की हेल्प से गियर बनाना, इसमें दिख जाएगा, रोलर्स ऐसे हैं, ठीक है, रोलर्स ऐसे हैं, ये रोलर्स ऐसे हैं, ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट को आपने क्या कर दिया, इस शाफ्ट को घुमा नहीं रहे हो, घुमा कब रहे हो, जब पहली एक बार इस पर रोलिंग आ गई, ये शेप बन गई, फिर इसे रोक दिया, इसे घुमा दिया, मतलब इसे हटा दिया, इसे घुमा दिया, फिर इसको शेप बनाया, तो ये जो टूथ हैं ये पहले बन चुके हैं, ठीक है, अब ये बन रहे हैं, ये वाले अब बन रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ये क्या बनता है हमारा, गियर, अब इस चीज को यहाँ से कट कर लो, ये गियर बन के आ गया, क्लियर है, तो इसे क्या बोलते हैं, गियर मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ रोलर्स,
गियर मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ रोलर्स, आपने मिलिंग वगैरह से देखे होंगे, बट ये रोलर्स से भी बन जाते हैं। ये रोल पियर्सिंग है, इसके बारे में इतना अभी टेंशन मत लो, मैं पियर्सिंग अभी उसमें आगे लेके चलूंगा, एक्सट्रूजन में थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, उसके बारे में मत सोचो इतना, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये, मैंने आपसे बोला था ना क्लस्टर एक वर्ड, ठीक है, क्लस्टर मिल्स। ठीक है, तो क्लस्टर मिल्स दिख रही है, क्लस्टर मिल्स। आपको अगर बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये वही रिड्यूस हो ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैकिंग रोल्स लगाने पड़ेंगे जो इसे सपोर्ट कर सके, बैकिंग रोल्स, है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो बैकिंग रोल्स बनाने पड़े, तो इसे क्या बोलते हैं, क्लस्टर, मिल का क्लस्टर। ठीक है, जो हमारे रोलर्स है ना उनकी क्लस्टर्स, क्लियर है। ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें हैं कि आप चाहे तो सिंगल पास कर सकते हो, फिर से उसी से उल्टा घुमा सकते हो। अगर आप रोलर्स को ऐसे घुमा दो तो ये तो सिंपल वालों का, अगर ऐसे घुमा के फिर कैसे लेके आ रहे हो, उल्टा, उल्टा ऐसे घुमा दो तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा ऐसे घुमा दो क्या हो जाएगा, ये जो पास किया था उसमें बस थोड़ा सा थिकनेस और कम कर दो, इन दोनों के बीच की गैप बीच का कम कर दो, और इनका रोटेशन क्या कर दो, उल्टा, तो ये क्या होगा, फिर से इधर की तरफ आते हुए क्या करेगा, फिर से इसको रिड्यूस करेगा, करेगा या नहीं। ठीक है, सही बात है भाई, ठीक है, चलो शेप लेके आ रहे हो भाई, शेप लेके आ रहे हो हैं, और पूरियां बनाना फोर्जिंग हो गया है, सही है। चलो, प्लानिटरी मिल में क्या होगा, बहुत सारे रोलर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, एक रोलर के आगे ना, एक मेन रोलर के आगे बहुत सारे रोलर्स ऐसे, इनको क्या बोलते हैं, प्लानिटरी रोलर्स। जैसे सन के साइड में प्लैनेट्स घूमते हैं, ऐसे यहाँ पर आपके पास ये रोलर्स लगे हुए हैं, एक बैकिंग रोल यानी कि इसके चारों तरफ, तो इन्हें प्लैनेटरी रोलर्स बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ईएससी वाला पार्ट कवर, एंड जो आपकी क्वेश्चंस काफी हो गए हैं आज फिलहाल के लिए। ठीक है, अब जो टोर्क वाला कॉन्सेप्ट बचा है, पावर वाला कॉन्सेप्ट है, एंड वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ये तीन छोटी छोटी चीजें बची हैं, इनको हम कल करके और फिर हम आगे कौन सा वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सट्रूजन। ठीक है, ठीक है, हाँ यार, हाँ पीडीएफ नहीं भेज पाया अभी, भेजता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ऑनलाइन कोई डाउट।